जैसे कोई दिवाली ऑफर चल रहा है तो वो 15,000 का फोन हमें 13,000 का मिल रहा है। हम्म। सर पर वहां पे तीन ऑप्शन है। अगर हम्म। हम उसे कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाएंगे तो वो 13,000 का पड़ेगा। अगर हम्म। हम ईएमआई पे मंगाएंगे तो भी उतने का ही थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा, 15,000 का हो जाएगा वो। हम्म। पर सर अगर हम उसे कार्ड से मंगवाएंगे किसी बैंक के तो हम्म। हमें ऑफ ऑफ मिल जाएगा, 10 या 20% ऑफ। तो सर वो ओके। हमारा कैश डिस्काउंट है। यस बेटा, एवरीथिंग इज कैश डिस्काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कहा, मोबाइल कितने का एमआरपी कितने की है? 15,000। 15,000, 15 ना? यस सर। हम्म। तो आपको इसमें ट्रेड डिस्काउंट तो कुछ नहीं मिल रहा, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग होता है कि विच इज प्रोवाइडेड ऑन एमआरपी एंड इट इज प्रोवाइडेड टू एवरी वन, वेदर कंज्यूमर इज परचेजिंग ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। कैश का मीनिंग कार्ड से भी हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर, आप कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हो, या आप कोई चेक इशू कर सकते हो, वो सब कुछ कैश है। कैश एक हम बोलने में बोलते हैं कि आप अभी पैसा दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑन कैश, या आप बाद में दोगे लेटर ऑन, दैट इज ऑन क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ ऑफर मिल रहा है। वो किस चीज का ऑफर है? 15,000 का मोबाइल आपको 13 में कब मिलेगा? रिपीट, कैन यू रिपीट? सर दिवाली ऑफर चल रहा है फोन पे, हम्म। इसलिए वो 15,000 से 13,000 का हो गया है। तो 2,000 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। आप पेमेंट कैसे करोगे 13,000 का? सर अगर हम कार्ड से करेंगे हमें 10% ऑफ मिलेगा, नहीं तो हमें 13,000 का ही मिलेगा। ओके, मीन्स 13,000 के ऊपर 10% मिलेगा आपको। 13,000 के ऊपर 10% मिलेगा बेटा। यस। यस सर, थर्टीन ओके। थाउजेंड के ऊपर 10% ऑफ हाँ, मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स यहाँ पर ऑफर आपको मिल रहा है 15,000 का मोबाइल 13,000 में। इट मीन्स अगर आप पेमेंट अभी करोगे या बाद में करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया, जिसे हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। हम बुक्स में जो मोबाइल शो करेंगे वो 1,3 का ही शो करेंगे। अब आपको अगर किसी भी कार्ड के पेमेंट के अगेंस्ट कुछ डिस्काउंट मिलता है, वो फिर कैश डिस्काउंट है। अब अगर आप मोबाइल परचेज कर रहे हो तो कैंटी बनेगी मोबाइल अकाउंट डेबिट 13,013। आई शो यू, राइट? मोबाइल अकाउंट डेबिट, बिकॉज मोबाइल इज नॉट माई गुड्स, बिकॉज आपने गुड्स नहीं बोला उसको, आपने बोला मोबाइल, इट मीन इट इज एन योर एसेट। ओके, सो एसेट का नेम एसेट होता है, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, या कोई मशीन, या मोबाइल। तो ये आपने एक एसेट परचेज की है। यू आर ए बिजनेस, बिजनेस को भी मोबाइल का नीड है। तो मोबाइल परचेज किया जा रहा है 13,000 में। अब अगर आप पेमेंट कार्ड से करते हो, तो कार्ड से पेमेंट का मीनिंग कौन सा कार्ड? डेबिट कार्ड, जो बैंक यस सर। अकाउंट के अगेंस्ट। तो बेटा यहाँ पर टू बैंक आएगा। आपने लास्ट लेक्चर कवर कर लिया शान, 7th लेक्चर? यस सर। ओके, तो उसमें मैंने हमने कर बैंक, दिया। हाँ, तो उसमें बैंक ट्रांजेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर दी हमने, बिकॉज ये जल्दी करनी पड़ती है इंट्रोड्यूस, बिकॉज अब कोई भी एंट्री चेक के थ्रू हो सकती है। चेक का मीनिंग वही सेम, कार्ड से पेमेंट कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, ये सब कुछ आपके बैंक से कटेगा। क्योंकि दो ही चीजें ना, या तो आप हार्ड कैश दे रहे हो, आपके पास जो करेंसी पड़ी है वो दे रहे हो, या फिर सब कुछ ऑनलाइन एवरीथिंग जो भी है, पेटीएम, गूगल पे, या कार्ड से पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ बैंक का ही सब्सिट्यूट है। तो इसे टू बैंक आएगा 10% डिस्काउंट के बाद। तो 13,000 का 10%, एक जीरो कम हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 1,300। और वो माइनस करके 11,700, एंड बाकी का आपको डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीप्ट। ऐसे आप कोई भी माइंड में आइडिया क्रिएट करते हो, उसको आपने डिस्कस करना है। तो मोबाइल 13,000 का है, पे किया हमने 11,700, बट आप नेवर यू विल शो 15,000, बिकॉज 15,000 का वो मोबाइल है ही नहीं। आपको दिवाली ऑफर पे या किसी और ऑफर पे, वो जस्ट बेटा एक डिस्काउंट देने का बहाना है ना? दिवाली ऑफर हो या कुछ भी हो, आपको 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। और क्या ये डिस्काउंट सिर्फ आपको मिल रहा है शान, या ये सबके लिए वैलिड है?
सबके लिए सर। सबके लिए ना, तो इट मीन्स वो ट्रेड डिस्काउंट है जो हम खुद अपने तरफ से ऑफर दे रहे हैं। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि माई फीस इज 30,000 बट अभी ऑफर चल रहा है, हम 25,000 चार्जेस लेंगे आपसे, तो इट मीन्स ये आपका फोन आया होता या किसी और का आया होता, ये तो सबको ही बताया जा रहा है ना। तो इट मीन्स वो 5,000 रुपीज एमआरपी में से माइनस हो जाएगा और नेट अमाउंट 25,000 ही अज्यूम की जाएगी सेल प्राइस। इस 25,000 के ऊपर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है वो सर आपको मिलेगा। अब ये जो 1,300 डिस्काउंट मिल रहा है ये सबके लिए नहीं है, ये उस कस्टमर के लिए जो कार्ड से पेमेंट करता है, तो इसलिए ये डिस्काउंट शो होगा। आपके लिए इनकम है और कंपनी जो आपको ऑफर दे रही है उसके लिए एक्सपेंस है। तो कंपनी जो आपको मोबाइल सेल कर रही है, अगर मैं उसकी बुक्स बना रहा हूं, बिकॉज आई एम अकाउंटेंट, एन अकाउंटेंट कैन मेक द बुक्स ऑफ एनी पर्सन ना। तो अकाउंटेंट के लिए अगर आप हो तो वो ये एंट्री बनाएगा बिकॉज यू आर ए बायर, बट अगर वो अकाउंटेंट किसका है, कंपनी का, तो वो क्या एंट्री बनाएगा, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, उनको वो पैसा उनके बैंक में रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक को यूज करना आपके लिए बहुत इजी है बेटा, बिकॉज आपको कैश को लेके यूज टू हो गए। अगर कैश आ रहा है तो कैश एसेट है, और पैसा अगर, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बैंक आ रहा है, बैंक तो नहीं आ रहा, बैंक चल के कैसे आएगा आपके पास, मीन्स पैसा बैंक में आ रहा है। तो अगर वो पैसा इन हैंड आ रहा है तो दैट इज कैश अकाउंट डेबिट। अगर वो पैसा इन हैंड ना आकर बैंक अकाउंट के अंदर आ रहा है किसी के, तो बैंक बैलेंस एक एसेट बन जाता है, तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 11,700। अब सपोज आई एम द कंपनी, मेरे लिए वो डिस्काउंट का नेम क्या होगा, टेल मी। डिस्काउंट अलाउड। वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट, 1300। 1,300। और अब कंपनी क्या लिखेगी बेटा इसको, कंपनी के लिए क्या है, कंपनी टू के लिए, सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, टू सेल्स अकाउंट। कंपनी के लिए ये गुड्स ही होती हैं। जो कंपनी मोबाइल सेल कर रही है वो एक प्रोडक्ट सेल कर रही है, वो मोबाइल नहीं बोलती, वो बोलती है प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ। उसके प्रोडक्ट का नेम कुछ भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी, मोबाइल भी, सैमसंग की वॉशिंग मशीन भी आती है, रेफ्रिजरेटर भी आता है, मोबाइल भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके लिए मोबाइल है, आपके लिए इट्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस। रेफ्रिजरेटर और मोबाइल में कितना डिफरेंस है बेटा आपके लिए, है ना। लेकिन कंपनी के लिए प्रोडक्ट है बस, उनको तो सेल से मीनिंग है। तो सेल्स वर्ड यूज होगा कॉमनली, कंपनी ऑलवेज सेल्स यूज करेगी। और कितने की सेल दिखाएगी बुक्स में, 13,000। 13,000। हाँ। तो 15,000 जो एमआरपी है ना, ये शो नहीं होते कभी भी, ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस हो जाता है। नेक्स्ट डाउट बेटा, क्लियर एवरीवन, स्टिल कोई डाउट है बताइए। नो सर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, इनमें कोई भी डाउट है तो भी बता सकते हो। नो ओके, सर। तो आगे चले बेटा। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट ऑन एवरीवन, जस्ट मिनट बेटा। राइट ऑन एवरीवन, द टॉपिक नेम इज इंसॉल्वेंसी। आज हम कुछ न्यू टॉपिक्स करेंगे जिससे ऑलमोस्ट आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड वी कैन स्टार्ट बुक। इंसॉल्वेंसी मींस, किसी ने कुछ ये टर्म सुनी कभी बिजनेस में, इंसॉल्वेंसी? नो सर। सर जब हमारे पैसे अटक जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही है बेटा,
उससे रिलेटेड है ये। इंसॉल्वेंसी एक टर्म है व्हेन अ पर्सन इज नॉट कैपेबल टू पे ऑफ इट्स डेट्स। डेट्स मीन्स नॉर्मली जो पैसा हमने किसी को देना होता है उसको हम डेट्स बोल देते हैं। व्हेन अ पर्सन इज नॉट कैपेबल टू पे ऑफ its liabilities, you can say liabilities would be good है, then that person is called insolvent person। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आई चेंज द पेज बेटा, आई थिंक ये पेज ज्यादा हैंग हो रहे। टर्म इज insolvency and that person is called insolvent। insolvent का मीनिंग जब वो पर्सन उस अमाउंट को देने के कैपेबल नहीं है। इसे हम सेंटेंस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। राइट डाउन समथिंग। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो बेटा। ऐसा होता है बिजनेस में जब हम गुड्स किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं। से आपने गुड्स मिस्टर अमित को सेल की ऑन क्रेडिट, इट मीन्स अमित विल मेक द पेमेंट लेटर ऑन आफ्टर सम डेज, बट आफ्टर सम डेज अमित आपको पेमेंट नहीं कर रहा और आप उसको फिर थोड़ा सा क्लेम करोगे, उसके ऊपर केस करोगे या पुलिस में कंप्लेंट करोगे, कुछ ऐसा होगा ना जब वो पेमेंट नहीं करने को आएगा। तो उस केस में अमित विल ऑल्सो गो टू कोर्ट और अमित वहां पे प्रूव करेगा कि उसके पास पैसे नहीं है और कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या ये रियलिटी है कि अमित के पास पैसे नहीं है। और उस केस में अमित ने जिन जिन को पैसा देना है, ये पूरा एक स्टोरी है बेटा, आपको ध्यान सुनना है और ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। अमित ने जिन जिन को भी पैसा देना है उन सबकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी, उन सबको बुलाया जाएगा कोर्ट में कि आपने कितनी अमाउंट अमित से लेनी है। वो एक प्रॉपर लिस्ट बनेगी। अब उस लिस्ट की अमाउंट आगे से जैसे ए बी सी डी, इन 4 लोगों को अमित ने पेमेंट देनी है और इन सबका टोटल बनता है 5 लाख। बट अमित के पास 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए। या तो ये केस होगा या फिर अमित के पास कुछ ना कुछ तो होगा बेटा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, या उसके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, से उसके पास एक एक्टिवा है, एक स्कूटर है या एक कार है। तो कोर्ट वो सब कुछ टेक ओवर कर लेगी और उन सब एसेट्स को सेल कर देगी। उन सब एसेट्स को सेल करके कोर्ट को कितने रिसीव होते हैं? अमित की जितनी भी एसेट्स हैं, जस्ट एग्जांपल है ये, उन सबको सेल करके से कोर्ट के पास आता है ओनली 2 लाख। अब बताओ क्या बेटा अमित 100% देने के कैपेबल है? क्या वो 100% अमाउंट पे कर सकता है? नो सर। No, ना? sir. तो एक रेट निकाला जाता है यहाँ पे 2 लाख बाय 5 लाख। 2 लाख बाय 5 लाख इंटू 100 कितना आएगा? 40%। इट मीन अमित के पास ओनली 2 लाख है और 2 लाख 5 लाख का कितने परसेंट है? बिकॉज अमित ने पब्लिक को कितने रुपए देने हैं? 5 लाख, जिनमें से आप भी एक हो। यू आर ऑल्सो, आप मिस्टर ए हो, आपका बिजनेस है यहाँ पर और आपने भी अमित से पैसे लेने हैं। आपने अमित से कितने रुपए लेने हैं? 40,000। इस 2 लाख सॉरी यहाँ इस 5 लाख के अंदर आपने भी अमित से 2 लाख रुपीस लेने हैं। तो क्या ये 2 लाख रुपीस सब आपको मिल जाएगा या 4 No, लोगों में sir. डिवाइड होगा? नो सर, चारों को मिलेगा। चारों में डिवाइड होगा। यस तो सर। मैं आपको इंसॉल्वेंसी की टर्म समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको कोई नहीं समझाने वाला, बिकॉज जैसे आप +2 ऑनवर्ड जाएंगे बस ये यूज होती है टर्म। सबको पता होता है कि इंसॉल्वेंसी क्या है। जैसे +2 स्टूडेंट से अगर तुम पूछोगे इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी, एनी स्टूडेंट अगर आप किसी को जानते हो, बैड डेट्स, तो वो
ऑलरेडी इनको क्लियर होगा वो चीज क्या है। तो when a person becomes insolvent, he will not be able to pay its all liabilities, that is total 5 lakh, but he is having 2 lakh rupees by all assets, जितनी भी उसके पास एसेट्स हैं उन सबको सेल करके he has 2 lakh rupees। तो ये कोर्ट उससे टेक ओवर कर लेगी। सिर्फ अमित को छोड़ दिया जाएगा। अमित के पास जो भी प्रॉपर्टी है, ये तो मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बात बेटा करोड़ों में चली जाती है। अगर आपका घर सेल कर दिया जाए, आपका वो शॉप है, शोरूम है, आपके पास जितना भी गोल्ड है, कार, बिल्डिंग, एसेट्स, एवरीथिंग, आपके घर का पूरा सामान बेच दिया जाए, तो बेटा अमित के पास कुछ तो होगा। ये तो हो जाता ना कि अमित के पास कुछ भी नहीं है, तो समथिंग इज देयर, तो वो 2 लाख है इन माई एग्जाम्पल। लेकिन रियल लाइफ में तो सब कुछ होता है, तो उन सबको सेल कर दिया जाता है। आपने आपने ये सीन कभी सुना भी होगा, कभी देखा भी होगा किसी मूवी के अंदर, किसी सीरियल्स के अंदर, है ना, एपिसोड्स में, कि किसी की पूरी प्रॉपर्टी बेच दी जाती है और वो बेटा, वो बिल्कुल बेचारा अपने घर से जा रहा होता है ना, सिर्फ वो होता है, या उसके पास कुछ एक दो उसकी पर्सनल चीजें होती हैं जिसे कोर्ट नहीं लेती, वो सब घर बैंक से, ने सील कर दिया होता है। बैंक ने सील। सील नहीं बोलते इसको, ऑक्शन बोलते हैं बेटा। बैंक उसकी पूरी प्रॉपर्टी को ऑक्शन पे लगा देगा और फिर वहां पे लोग आएंगे परचेज करने, तो जो भी ऑक्शन से पैसा मिलेगा दैट इज 2 लाख। जैसे होता है ना घर सेल होता है, जैसे आपने सुना हो कभी 80 लाख 1, 80 लाख 2, 80 लाख 3 यस सर। तक, वो घर 80 लाख में बिक गया आपका। अब कोई परचेजर 90 लाख बोल देगा, तो ऐसे कोर्ट अमित का घर, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग सील कर देगी, यू कैन से सील कर देगी, या उसको टेक ओवर कर लेगी। टेक ओवर करके क्या करेगी, सील तो होता है ना बेटा कि सील कर दिया, क्योंकि वहां पे अभी अमित गायब है, उस केस में होता है। लेकिन जब ये सब सेटल्ड हो जाता है, अमित कोर्ट के आगे प्रेजेंट होता है, ऐसे हमारे इंडिया के कई ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जो अभी इंडिया से भागे हुए हैं, लेकिन जब वो इंडिया में वापस आएंगे या कभी उनको पकड़ा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली विजय माल्या के ये सबको पता है कि जब वो पकड़ा जाएगा तो उसका ऐसा ही होना है। उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बेटा अगर आपने किसी को पैसे देने हैं और आप नहीं दे पा रहे, तो इसमें कोई आप कोई क्रिमिनल थोड़ी ना होगे, ये कोई क्राइम थोड़ी ना है, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट तब है जब आपके पास प्रॉपर्टी है लेकिन आप उसको कोर्ट को देने से मना कर देते हो, तो वो पर्सन जैसे ही वापस आएगा उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो इंडिया में हो, फॉरेन कंट्री में हो, कहीं भी हो, वो सारी की सारी कोर्ट टेक ओवर करेगी, फॉर द टाइम बिंग सील कर देगी। उसको बोलते हैं सील करना, कि जब तक सेटलमेंट नहीं होती, फिर वो प्रॉपर्टी सेल होनी शुरू होगी। सेल होने के बाद जो पैसा आएगा, दैट इज इन माई एग्जाम्पल दैट इज 2 लाख। वो 2 लाख रुपीज को टोटल लायबिलिटीज के साथ डिवाइड किया जाएगा, तो एक रेट आता है जिसको बोलते हैं 40%। जस्ट एग्जाम्पल, इसको 40% की जगह पे 40 पैसा इन रुपीज भी बोलते हैं, 40 पैसा इन अ रुपी। देखो बेटा, जर्नल चैप्टर जर्नल नहीं है, आपको पता है ना कि ये आपके लिए हर टर्म को अंडरस्टैंड करने का एक इंट्रो चैप्टर है। दैट्स वाई अभी इंसॉल्वेंसी टर्म को हम यहां समझेंगे, फिर नेक्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स में यूज होगी। व्हेन अ पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट, उस केस में ये स्टोरी नहीं लिखी होगी, बस सीधा लिखा होगा 40 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड। वो कैसे 40% आया, ऐसे आया। अब अगर उसकी प्रॉपर्टी 3 लाख की सेल होती, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ना, अगर प्रॉपर्टी 3 लाख की सेल होती तो 3 लाख आया था, और अगर प्रॉपर्टी 5 लाख की सेल होती फिर तो वो इंसॉल्वेंट है ही नहीं, है ना। देन दैट पर्सन इज नॉट इंसॉल्वेंट बिकॉज ही इज कैपेबल। वो अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दे तो वो बैंक का लोन पे कर सकता है, वो किसी को भी पेमेंट कर सकता है, तो ही विल नॉट बी कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन। किसी को इंसॉल्वेंट कहना उसकी इंसल्ट है, खुद की इंसल्ट करवाने की बात है ना। तो मैं अपनी इंसल्ट तब करवाऊंगा जब व्हेन आई एम हेल्पलेस, व्हेन आई हैव मनी आई कैन पे, मैं पे कर सकता हूं। लेकिन इस केस में मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, हैं बट फुल मनी नहीं है, आई हैव ओनली 60% पार्ट। तो 3 लाख को जब हम 5 लाख से डिवाइड करेंगे, तो 3 लाख 5 लाख का कितने परसेंट है, 60% है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे इसको, बोल के दिखाइए। 60 पैसा in a rupee. यस, 60 पैसा इन अ रुपी। 1 रुपए में
जो 60 पैसे की वैल्यू होती है उसको मैं ऐसे लिखते हैं ना 0.60, 60 पैसे को 0.60 या 60/100, तो 60% बोलो या 0.60 इन अ रुपी या 60 पैसा इन अ रुपी, मीन्स एक रेशो। 60 पैसा का मीनिंग ये नहीं कि 60 पैसे 5 लाख रुपीज में से वो कितने पे कर रहा है 60 पैसे ही, ये थोड़ी ना है, 60% है वो बेसिकली। तो 5 लाख का 60% करोगे तो क्या आएगा 3 लाख। तो ये स्टोरी आपको गिवन नहीं होगी, ये तो मैंने आपको वन टाइम सुना दी, ऐसे हर एक चीज को मैं वन टाइम आपको समझाऊंगा डिटेल में। ये स्टोरी अब इनविजिबल हो जाएगी आपके आगे से, और बाकी का सेंटेंस लिखा होगा। तो उसको समझते हैं कि अमित इंसॉल्वेंट होने के बाद आपको जब 60 पैसा इन रुपी देता है, तो बाकी का जो लॉस है आपका, कितने परसेंट लॉस है बेटा, समझ गया। अगर 60% पेमेंट अमित कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी में से, तो लॉस कितना हुआ आपका 40%. 40%. 40%, यस। तो वो आपका लॉस है, उस लॉस को क्या बोलते हैं, उस लॉस को बोलते हैं बैड डेट्स। डेट्स में बी साइलेंट है, बैड डेट्स। तो ये टर्म आपके +1 में आप समझोगे फर्स्ट टाइम, पर डे बाय डे आपको समझ आ जाएगी, और ये आपके लिए एक फेमस टर्म बन जाएगी बैड डेट्स। फिर समटाइम्स स्टूडेंट्स मजाक में बोलते हैं कि सर आपको स्टूडेंट ने फीस नहीं दी ना, आपके बैड डेट्स हो गए। मतलब इसको हम इतना रूटीन में यूज करते हैं। फिर अगर कोई किसी के पैसे ना दे पाए तो उसको बोल देते हैं बैड डेट्स, बिकॉज वो पर्सन कैपेबल ही नहीं है, ये समझा जाता है। अब डेट्स वर्ड कहां से बना है, डेट्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेटर। किसकी शॉर्ट फॉर्म है, Debtor. यस बेटा, डेटर्स। और डेटर्स का मीनिंग है आपके कस्टमर्स जिनको आप गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हो। अब हु इज डेटर, एक दिन क्रेडिटर आया था, तो मैंने कहा था हु इज क्रेडिटर, जिसको करना है क्रेडिट, ही इज ए क्रेडिटर। क्या बोला, जिसको करेंगे क्रेडिट, ही इज ए क्रेडिटर। Creditor. वो बेटा आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, लेकिन जिसको करना है डेबिट, ही इज योर डेटर, वो आपके लिए एसेट है, लेकिन वो पैसा पूरा दे नहीं रहा, इसलिए वो आपके लिए बैड एसेट है, बैड डेटर है। तो बैड डेटर, बैड मैन तो सुना है वर्ड, बैडमैन, ऐसे ही बैड डेटर। तो वो जो बैडमैन है वो आपका बैड डेटर बन गया। और बैड डेटर का शॉर्ट फॉर्म, जैसे आज की डेट में हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हर चीज का, तो बैड डेटर को बोल दिया बैड डेट्स, तो वो पर्सन आपके लिए बन जाएगा बैड डेट्स। या उस पर्सन से जो पैसा नहीं आ रहा उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो इस पूरी स्टोरी को हम 2 ट्रांजैक्शन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, फिर समझ आ जाएगा कि अभी तक मैंने क्या समझाया आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमित की बात नहीं कर रहे, हमारा बिजनेस है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऑलवेज याद रखना बेटा, यू आर नेवर अमित, राम, मोहन, आप कोई नहीं हो, आप बिजनेस के ओनर भी नहीं हो, आप क्या हो हमेशा, याद है ना, Business. Business. यस, आप बिजनेस हो बेटा, यस। ये जो चैप्टर है ना, ये पूरी एक स्टोरी है, तो किसी को भी इस स्टोरी में आना है तो प्रीवियस लेक्चर कवर करके ही आना पड़ेगा, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा उसको क्या हो रहा है। जैसे आज का टॉपिक न्यू है, टॉपिक न्यू है, लेकिन अब जब हम जो बेसिक यूज करेंगे, जो वर्ड यूज करेंगे वो तो ओल्ड है, डेबिट, क्रेडिट, सेल, परचेस। तो सबसे पहले हम अमित को गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं, उसके बाद अमित आपका ट्रस्ट ब्रेक करेगा। कोई आपका ट्रस्ट ब्रेक तभी कर सकता है बेटा जब आप किसी पे ट्रस्ट करोगे, तो सिंपल। और बिजनेस में ट्रस्ट करना पड़ता है, ये कहा जाता है बिजनेस में अपने कस्टमर्स पे ट्रस्ट करना पड़ता है। कैसे वो भी आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे आपकी शॉप है बेटा, आपकी शॉप पे मिस्टर अमित डेली आते हैं, जब भी आते हैं वो आपसे 500-1000 की गुड्स परचेज करते हैं। तो जब ऐसा डेली वो आएंगे तो आपका एक अच्छा लिंक बन जाएगा, फ्रेंडली लिंक, है ना, क्योंकि वो कस्टमर्स ऑलवेज सबको चाहिए होते हैं जो डेली शॉप पे आते हैं और प्रोडक्ट परचेज करते हैं, पैसे देके जाते हैं, क्योंकि हम उनसे डेली प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट एक दिन अमित आएगा और बोलेगा सर मुझे 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करना है, बट मैं पेमेंट आपको अभी परसों 2 दिन के बाद दे सकता हूँ। तो अब आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो डेली आता है बेचारा आपके पास, और डेली वो आपसे गुड्स परचेज करके लेके जाता है, और आप कितने डेज से उससे प्रॉफिट कमा रहे हो। तो अब यहाँ बिजनेस का ओनर या बिजनेस यू कैन से, क्योंकि डील तो ओनर ही कर रहे हैं ना सबके साथ, नेम किसका आ रहा है, बिजनेस का। तो बिजनेस उस अमित के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है, बस वो गलती हो जाती है, या कह लो कि बिजनेस की ये एक मजबूरी है किसी पे ट्रस्ट करना। अगर हम नहीं करेंगे तो वो कस्टमर नेक्स्ट डे से आएगा नहीं हमारे पास, फिर उसको बुरा लगेगा। इस चक्कर में ट्रस्ट हो जाते हैं। तो जब ट्रस्ट हुआ
तो आपने उसको गुड्स बिना पैसे के दे दी, जिसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। तो बैड डेट्स किसका रिजल्ट है बेटा? बैड डेट्स किसका रिजल्ट है? ट्रस्ट। क्रेडिट सेल। हाँ, उस ट्रस्ट को क्या बोलते हैं बिजनेस में? क्रेडिट फेल। क्रेडिट सेल। सेल्स। क्रेडिट सेल्स, है ना? तो मैं आप पे ट्रस्ट करूंगा, आप मुझे ये बोल सकते हो कि सर हम आपको फीस 3 मंथ्स के बाद पे करेंगे। अब यहाँ या तो मैं यस बोलूँ या ना बोलूंगा। अगर मैं यस बोलता हूँ कि ओके बेटा डजंट मैटर, आप पहले 3 मंथ स्टडी कर लो और उसके बाद फीस पे कर देना, आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम ना कि आप अभी पे नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पर चांस है कि मैं आपको 3 मंथ्स अपनी सर्विसेज दूंगा और 3 मंथ्स की जितनी फीस बनती है, नॉट फॉर द 1 ईयर, 3 मंथ्स की कितनी फीस बनती है वो आप मुझे 3 मंथ्स के बाद दोगे या नहीं दोगे? अगर दोगे तो यू आर ए गुड डेटर, गॉट इट ना? यू आर ए गुड डेटर। डेटर तो हो ही आप, क्योंकि मैंने आप पे ट्रस्ट किया। लेकिन अगर आप मुझे पेमेंट नहीं करते हो तो आप बन जाओगे बैड डेटर। तो ये कब पता चलेगा? 3 मंथ्स के बाद, ट्रस्ट करने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेल माई गुड्स टू दैट पर्सन ऑन क्रेडिट। लेटर ऑन इट डिपेंड्स अपॉन अमित, will he give payment, will he make the payment or not, ये अमित पे डिपेंड करता है। तो पहले हम क्रेडिट सेल करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बेटा क्रेडिट सेल से जुड़ा हुआ है। तो बैड डेट्स होने का चांस तभी है अगर आप किसी को प्रोडक्ट क्रेडिट पे सेल करोगे बिना पेमेंट के। तो अब हम सेंटेंस लिखते हैं। फर्स्ट लिखो, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अमित ऑन क्रेडिट। वैसे क्रेडिट वर्ड ना भी लिखा हो तो नेम इज इनफ। आपको समझाया ना ये बात? लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी। स्लोली स्लोली जब आप बातों को बार बार सुनोगे कि जब सिर्फ नेम दिया हो तो वो क्रेडिट है। अभी आपके टेस्ट में मिस्टेक्स भी होंगी आपसे। जब ओनली नेम दिया हो तो वो क्रेडिट है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अमित ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब 10,000 रुपीज की एंट्री पास करो पहले गुड सेल करने की। क्या एंट्री बनेगी? Amit to sales मिस्टर account. अमित अकाउंट्स। अमित लिखेंगे बेटा। वैसे अमित डेबिट, अगर टू अमित सेल्स के साथ अकाउंट। अकाउंट वर्ड लिखना है तो पोस्ट ऑफ एस के साथ। ये आपकी ऑलवेज चॉइस रहेगी। मैं मोस्टली लिखता नहीं हूँ इसके साथ। नेम के साथ अलाउड है ये। कौन सा नेम? जो नेचुरल पर्सन होते हैं, मी एंड यू, हमारे जो नेम्स हैं उनके साथ अकाउंट वर्ड लगाने की नीड नहीं है। बाकी सबके साथ अकाउंट आएगा। अमित डेबिट टू सेल्स Sales अकाउंट। account. टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच अमाउंट इज? 10,000. 10,000। अब दो चीजें होंगी बेटा इसकी। इसकी 2 पार्ट्स कर देता हूं मैं सेकंड एंट्री की। पहले लिखो, अमित बिकेम इंसॉल्वेंट। अमित डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। एक ही बात है, कैसे लिख लो? अमित डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट and nothing could be recovered from him, and nothing could be recovered from him। उससे कुछ भी नहीं आया। nothing मीन्स अमित इतना स्मार्ट है बेटा कि उसने प्रूव कर दिया मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपने, जैसे आप यहाँ पे, आपके बिजनेस का नेम है मिस्टर ए, यू आर मिस्टर ए। आपने अमित को 10,000 की गुड सेल की। बी ने भी की होंगी, सी ने भी और डी ने भी। ये बाकी के लोग हैं जिनको हम नहीं जानते। हम अमित को जानते हैं। अमित ने प्रूव कर दिया कोर्ट में कि उसके पास कुछ है ही नहीं। तो अब क्या हो सकता है बेटा? कुछ नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन के पास कुछ भी नहीं है देने को तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप उसको जेल में डाल सकते। जेल में तब जाएगा पर्सन, इम्प्रिजनमेंट तब होगी जब उसने कुछ क्राइम किया है या उसने कुछ रॉन्ग कमिटमेंट की है। उसने आपसे गुड प्रैक्टिस के अंदर गुड्स परचेज की, अब उसको बाय चांस उसके बिजनेस में लॉस हो गया और उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो अब आपको कुछ नहीं मिलेगा बेटा, नथिंग। सर हिज होम और प्रॉपर्टी।
अमित ने प्रूव कर दिया ना कि ही हैज नथिंग। होम उसकी वाइफ के नेम पे है, गॉट इट माय पॉइंट। अमित का घर अमित की वाइफ के नेम पे है, दूसरी प्रॉपर्टी उसके फादर के नेम पे है। जैसे इस टाइम ईशान तुम्हारे नेम पे क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी आपके नेम पे है, इफ आई आस्क? नथिंग। बस फिर ऐसा होता है। अब आगे अगर आप अपने नाम पे कुछ परचेज ही नहीं करोगे तो कभी आपके नेम पे कुछ होगा ही नहीं। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो जो स्मार्ट लोग होते हैं बेटा, वो अपने नेम से कुछ परचेज नहीं करते। प्रॉपर्टी वाइफ के नेम पे है, एक और प्लॉट पड़ा है वो ब्रदर के नेम पे है, कुछ चीजें फादर के नेम से है, गोल्ड का बिल वाइफ के नाम पे है, कुछ बच्चों के नाम पे है ना, कुछ नेबर के नाम पे है, कुछ किसी कजन के नाम पे है। उनके पास सब कुछ है, उनके नाम पे कुछ नहीं है। अब यहां कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, जबकि पता है कि घर अमित का ही है, बट लीगली अमित का नहीं है ना। उस घर को बेचने का राइट कोर्ट के पास कब आएगा, जब अमित के नाम पे होगा ना बेटा, क्योंकि अमित एक डेटर है बिजनेस का, उसकी वाइफ डेटर नहीं है, उसके फादर डेटर नहीं है। इसलिए अगर मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो यू आर ओनली लाइबल फॉर मी, फैमिली में से कोई दूसरा मेंबर लाइबल नहीं है। तो दैट्स वाई जो भी चीजें हैं वो उनके नाम पे हैं। तो ऐसे केसेस हुए हैं इंडिया में बेटा कि आप उस पर्सन पे ट्रस्ट करते हो जिसके खुद के नाम पे कुछ नहीं है। आप सिर्फ क्या देखते हो, उसका बड़ा सा घर है, उसके पास एक बड़ी गाड़ी है, उसका बैंक बैलेंस है, गोल्ड है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन चेक तो करो कि उसके नाम पे कि किसी और के नाम पे है। बैंक बैलेंस है पर बैंक अकाउंट अगेन किसी और के नाम पे है। तो अगर अमित के नेम से कुछ भी नहीं है और वो ये स्मार्टनेस से प्रूव कर देता है, और अगर उसके नाम पे कुछ है भी वो सामने नहीं आता। अब अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी कहीं पड़ी है, आपको कैसे पता चलेगा? कोर्ट कितना इन्वेस्टिगेट कर लेगी, उसके पास जो जो उसके हाथ में प्रूफ लगेगा वो तो वही देखेगी ना, और वो सब कुछ किसी और के नाम पे है। तो दैट्स वाई अमित यहां पर फ्री हो जाएगा बेटा लाइबिलिटी से। अमित को पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। इवन कोर्ट भी डिक्लेयर कि अमित से कोई पैसे नहीं मांगेगा। देखो कितना फेवर में होगी कोर्ट उस पर्सन के जिसके पास कुछ भी नहीं है। कोर्ट इन लोगों को बोलेगी, ए बी सी और डी को, कि आप लोग अमित को परेशान नहीं करोगे, इसको फोन कॉल नहीं करोगे, इसके घर पे नहीं जाओगे, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, ये हमने चेक कर लिया। अमित अब आपके बीच में घूमेगा, इतना वो फ्री माइंड घूमेगा कि आप उसको बुला भी नहीं सकते। कितना अजीब बात है बेटा, मैंने आपसे पैसे लेने हैं लेकिन मैं आपको कुछ कर ही नहीं सकता, मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता। ये लॉ का एक बेनिफिट लिया जाता है जब एक पर्सन के ऊपर कुछ नहीं होता। तो इसलिए इंडिया के अंदर एक इंसॉल्वेंसी रिलेटेड लॉ है वहां, लेकिन कुछ टर्म्स है, मैं आपको पूरी टर्म्स नहीं बता पाऊंगा अभी। लीगली अगर जाएंगे तो वहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट जितना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है आपको समझाना, जो मेन बात है वो यही है कि अगर अमित के पास कुछ भी नहीं है, वो कैसे प्रूव होता है, वो लीगल प्रोसेस है, तो अमित को कुछ भी पे करने की नीड नहीं है। तो अमित becomes insolvent या declared as insolvent and nothing could be realized from him, nothing। तो बेटा सारे पैसे गए पानी में, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं पैसा डूब गया, तो डूबते कहाँ है हम, पानी में डूबते हैं। तो गए पैसे पानी में, पैसे डूब गए बेटा आपके। बहुत से लोग ऐसे बेटा फेल हुए हैं बिजनेस में जिन लोगों के पैसे डूब जाते हैं। ठीक है, आप अभी तक बच्चे हो 10th क्लास तक, कुछ आपके तक इंफॉर्मेशन ज्यादा आती नहीं है, बट पेरेंट्स को सब पता होता है। पेरेंट्स ने ऐसी स्टोरी सुनी हुई है उनके कजन फ्रेंड्स की, कुछ ना कुछ बातें कि उनका बिजनेस बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? इस कारण से, क्योंकि उन्होंने लोगों पे ट्रस्ट किया, लोगों के साथ क्रेडिट पे सेल की, और वो पब्लिक पैसा लेके भागी, उन्होंने पेमेंट नहीं की। दैट्स वाई कई बार ये भी होता है कि अमित को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, अमित मिल नहीं रहा कहीं पे, तो ये भी एक रीजन होता है कि अमित से कुछ नहीं मिला, है ना। सो अमित बिकम्स इंसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रियलाइज्ड, तो सारा पैसा गया पानी में, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। उस लॉस का नाम है बेटा बैड डेट्स। तो एंटी हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अमित। ये फुल पैसा अमित से रिकवर नहीं होगा, ये अमित आपके बुक्स में कैंसिल हो जाएगा।
आपको समझाया था मैंने कि जब आप किसी को क्रेडिट करते हो, या तो वो क्रेडिटर है इसलिए क्रेडिट कर रहे हो, या वो पहले से डेबिट है, अब वो पैसे दे रहा है या पैसे नहीं दे रहा, दोनों ही केस में वो कैंसिल हो जाएगा। अब अमित आपके लिए ऑलवेज के लिए राइट ऑफ हो गया, इसको बोलते हैं राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मीन्स आपकी बुक्स में से कैंसिल हो गया। रिटर्न ऑफ का स्पेलिंग ये है बेटा, रिटर्न ऑफ। अमित आपकी बुक्स में से कैंसिल हो गया, उसका नेम कैंसिल कर दो। अब आप अमित से पैसे नहीं मांग सकते। यस, नाउ यू कैन आस्क। सर अगर हमें 10,000 में से 5,000 मिल जाए तो सर हम अभी आ रहा हूँ फिर बेटा, उसमें से उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ ईशान, अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। सर तो इसके दो पार्ट हैं। यस मनन। सर अगर जैसे अमित हमें एश्योर करे कि वो एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है और फिर अपना खुद का नया बिजनेस खोल के प्रॉफिट कमा के फिर पैसे में वापस दे सकता है, ये तो क्या अलाउ करेगा ये, कोर्ट में? ये अमित कमिटमेंट कर रहा है। यस सर, कमिटमेंट करें। बस बेटा फिर तो ये एंट्री बनेगी ना, फिर तो वेटिंग लिस्ट में चला गया ना नेम, कि अमित आपको पैसे दे देगा। वो कोर्ट में ये कह रहा है कि मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मेरा ऐसे ऐसे एक सोर्स बन रहा है, कुछ भी वो स्टोरी सुनाएगा कोर्ट को। कोर्ट टाइम देगी कि फिर आपको 1 ईयर का टाइम देते हैं, 1 ईयर में अगर पेमेंट नहीं करता अमित तो वापस हमें कंप्लेन करना। तो बस फिर वहां तो कुछ नहीं हुआ बेटा, वो एक एंट्री बना दी आपने, अमित डेविल सेल, वो एंट्री वहीं पे खड़ी हुई है, बस वहीं पे रुका हुआ टाइम। फिर तो कुछ डिसीजन नहीं हुआ ना। जब वो देगा तब देखी जाएगी, देगा या नहीं देगा। अभी वो कमिटमेंट कर रहे हैं, कमिटमेंट की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तब हम ये नहीं कहेंगे कि बैड डेट्स हो गए, फिर हम वेट करेंगे बस। लेकिन अभी ये सेकंड एंट्री कब बनती है, जब डिक्लेयर हो जाता है कि नथिंग कुड बी रियलाइज फ्रॉम हिम। और ये डिक्लेयर कौन करेगा? कोर्ट। या कोर्ट तक बात पहुंची नहीं, अमित आपके पास आता है, वो खुद ही आपको कन्विंस कर लेता है कि सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपने जो करना है कर लो, मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो आप क्या कर लोगे बेटा? क्या करोगे उसके साथ? कुछ भी नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप किसी पर्सन को कुछ कर थोड़ी सकते हो, वो तो खुद एक क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाएगा। अगर आप उसको कुछ मारते हो या कुछ डांटते हो या उसको कुछ भी कहते हो, ओरली भी आप किसी को कुछ नहीं कर सकते, वो भी एक क्रिमिनल एक्ट के अंदर आता है। ओरली भी आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो पुलिस के पास जाओ, कोर्ट के पास जाओ। आप उसके घर पे जाके थोड़ी, वो तो गुंडागर्दी होगी, यू कांट डू दैट, वो आपके ऊपर केस बन जाएगा। इसलिए अगर अमित आपको कन्विंस करता है या कोर्ट को कन्विंस करता है, उसके बाद या तो वो कहेगा वेट करें, फिर तो कोई एंट्री नहीं बनती। अगर वो कहता है कि आई एम गिविंग 40 पैसा इन रुपी, फिर बात बनती है। जैसे ईशान कह रहे हैं कि अगर कुछ पैसा उससे आ रहा है, मैं उस सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्लियर है एवरीवन? मनन क्लियर हो गया? सर हाँ जी सर वो कोर्ट के बाद लोन ले सकता है कभी? बेटा, लोन ले चाहे ना ले, अगर ये एक बार हमने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके ये कर दी एंट्री, अब अमित चाहे केबीसी में 7 करोड़ जीत जाए तो भी उससे पैसे ले सकते हैं आप। ये लो है, वंस अमित डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और आपको ये कोर्ट ने कह दिया कि उसके पास कुछ नहीं है, तो अब उसके बाद अमित चाहे तो पे कर सकता है, लेकिन आप उससे नहीं मांग सकते, आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। यस बेटा। सर अगर हम जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे उस टाइम पे, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो सर फिर आ सकता है, क्योंकि आ सकते हैं बेटा, फिर आ सर सकता है वो पैसा। मींस कुछ भी ऐसा हो रहा है, बता रहा है कि लीगल प्रोविजन बहुत कुछ है, लेकिन आप ये एंट्री पास नहीं करोगे, ये एंट्री पेंडिंग रहेगी। फिर पॉइंट ये है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अमित इज इंसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रियलाइज्ड। आप इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो जाओगे नहीं, आप हाई कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया सेम कि अमित इंसॉल्वेंट है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते आप जा सकते हो, यू हैव राइट, ये आपका राइट है सुप्रीम कोर्ट तक जाना, लेकिन आप ये एंट्री पास नहीं करोगे। हमारा जो अकाउंट्स का कंसर्न है वो इतना ही है कि हम इस एंट्री को पास कब करेंगे, जब ये डिक्लेयर होगा एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट। और कुछ बातें तो कोर्ट तक पहुंचती नहीं बेटा, अमित ही आपको कन्विंस कर लेगा कि सर मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं नहीं दे सकता, जो करना कर लो। तो हर कोई थोड़ी कोर्ट जाता है। अब मैंने आपसे फीस लेनी है, आप नहीं दोगे तो मैं क्या कोर्ट जाऊंगा? टेल मी बेटा, टेल मी, क्या मैं कोर्ट जाऊंगा? नहीं नो जाऊंगा। सर। मैं छोड़ दूंगा, ठीक है मत दो, कोई बात नहीं, लीव इट।
100 में से ऐसे 1-2 स्टूडेंट मिल ही जाते हैं हमें एवरी ईयर जो फीस नहीं पे करते। सर लेकिन अगर उस अमित के पास बाद में पैसा आता है और तब तक कोर्ट मना कर चुके तो फिर भी वो पैसे रीपे नहीं करेंगे? नहीं करेगा बेटा। एक बार अगर डिसीजन आ गया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके साइन हो गए, आपने ऐसे साइन कर दिए तो ओके हो गया बस। या तो साइन मत करो, बोलो कोई बात नहीं, आई विल वेट। कोर्ट बोलेगी ठीक है, योर चॉइस, आप वेट कर लो, आप वेट कर लो, आप एंट्री मत पास करो। आप अगर एक्सेप्ट करते हो कि ओके आई एक्सेप्ट इट, मैं आगे से अमित से पैसे नहीं लूंगा, ये मेरे लिए मर चुका है, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन। इतनी इंसल्ट होती है किसी की, तो हम एक एंट्री पास करते हैं। नहीं तो एंट्री पास मत करो, वेट करो आप। बट जो लोग अमित की फेवर में है बेटा, वो ये है कि प्रेजेंटली उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अब लेटर ऑन उसके पास अगर आता है कुछ, तो वो उसकी चॉइस होगी, वो उसकी न्यू लाइफ है बेटा, समझते हो? न्यू लाइफ, वो उसकी न्यू लाइफ है, उसमें उसने जो मर्जी अचीव कर लिया, आप फिर भी पैसे नहीं मांग सकते। इसलिए ये जो कोर्ट केस चलता है, उसका डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, बट फाइनली कहीं तो डिसीजन होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी अमित की फेवर में ही डिसीजन दे दिया, तो अब आप क्या कर लोगे? अब तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, ये पॉइंट है। तो आपको जब लिखा होगा अमित बिकम्स इंसॉल्वेंट या डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट तक ने डिक्लेयर कर दिया, नथिंग कुड बी रियलाइज फ्रॉम हिम, तो आप एक एंट्री पास करोगे। नहीं तो वेट करो बस, फिर केस चलता रहेगा, 10 साल लगेंगे फिर तो आप वेट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस बीच में अगर अमित की न्यू लाइफ स्टार्ट हुई, वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, वो उसने न्यू लाइफ से स्टार्ट किए, उसने नए सोर्सेज बैंक से लोन लेके नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वो सब कुछ नहीं है उसका, उसके ओल्ड बिजनेस से नहीं है ना। तो ये सब चीजें बहुत कुछ है इसके अंदर, लीगली हो गया ना। तो अगर मैं 1 आवर और बोलूंगा तो ये लॉ का पूरा चैप्टर हो गया। ये तो एक, अगर तुम लॉ करने जाओगे कल को, तो वहां एक चैप्टर आएगा, ये वहां प्रोविजन आएगी इंसॉल्वेंसी की। तो किसी भी एडवोकेट से पूछोगे तो उनको मेरे से बहुत ज्यादा पता होगा, लीगल प्रोविजंस पता होंगी। हमें सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू तक पता है, या जितना हमने लॉ में स्टडी किया एज ए स्टूडेंट उतना पता है। बट एक प्रैक्टिकली एक एडवोकेट ही आपको बता सकता है कि क्या क्या लीगल प्रोविजन है इसके अंदर। बट नॉर्मली यही है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब पैसे नहीं आएंगे, वो डिक्लेयर हो गया और आपने एक्सेप्ट किया, फिर अमित के पास जो मर्जी आ जाए, आप उससे दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। ही कैन पे यू, वो कभी भी एज ए जेंटलमैन आपके पे कर सकते हैं। तो वो तो आप एक्सेप्ट करोगे ही, अगर कोई आपको पैसा देने आ रहा, मना थोड़ी करोगे आप, नाराज थोड़ी हो जाओगे कि उस टाइम तो दिया नहीं आपने, नाउ आई विल नॉट एक्सेप्ट। नो बेटा, पैसा जब आता है तो हम सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो भी एंट्री आएगी, अभी थोड़ा वेट तो करो, आगे चलते हैं। इसी का और पार्ट है बेटा, लिखो इसी सेकंड पार्ट का और पार्ट। अमित was declared as insolvent। अब सब कुछ आपको बाय हैंड लिखना है एक बार सब कुछ, फिर नोट्स में और बुक्स में सब लिखा मिलेगा आपको। वंस यू हैव टू राइट अमित डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, फुल स्टॉप, 40 पैसा इन अ रूपी, 40 पैसा इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड। अब एक एंट्री बनेगी, अब हमें 40% आ रहा है बेटा, तो 10,000 का 40% कितना होगा? 4,000. 4,000, तो 4,000 एक्सेप्ट कर लो, और यहां आपको कैश आ रहा है तो कैश डेबिट कर दो। कैश फॉर डेबिट 4,000। एक और आपको अच्छे समझना है, चाहे अभी हमें 30 मिनट्स लग जाए इसको समझने में, उसके बाद हर एक चैप्टर में इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा आपको, कि जितना कैश आ रहा है वो डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं आ रहा उस लॉस को बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स, DEBTS, बी साइलेंट रहेगी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू अमित। अमित बेटा फुल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, तो अमित तो सेम रहा, क्रेडिट ही हुआ। पहले 10,000 बैड डेट्स हुए थे, अब 10,000 नहीं हुए, कम हुए हैं, 4,000 हुए ओनली, तो 4,000 बैड डेट्स हुए हैं। कैश अकाउंट डेबिट 4,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू अमित 10,000, सिंपल। तो फर्स्ट केस हो गया बेटा, अमित से कुछ भी नहीं आ रहा, फुल अमाउंट बैड डेट्स टू अमित,
सेकंड, आपको अमित से 40% आ रहा है, तो 40% कैसे करेंगे? 10,000 का 40% जैसे करते हैं। और आप तो करोगे भी नहीं ना, देखोगे भी नहीं। आपको क्या सिखाया मैंने? यस बेटा, 10,000 का 10% कितना होता है? 1000 उसका इंटू 4 कर दो, 4,000। 4,000। ये तो आप इतने मैच्योर तो हो ना बेटा, आप कॉमर्स में पहली बार आए हो, लेकिन मैच्योर तो आप हो ना कि 10%, 10%, 10%, 10% इज इक्वल टू 40%। तो जब आपके पास 10% वैल्यू है, तो वाई विल यू कैलकुलेट इन दिस वे? इसके कोई मार्क्स थोड़ी ना ऐसे करने के, कुछ नहीं दिखाना आपको। डोंट शो। तो 4,000 आपके पास आ गए, टोटल 10,000 है। 10,000 में से 4,000 माइनस कर दो, तो बैलेंस शीट क्या बची? 6,000। ये 6,000 रुपीज आपके बैड डेट्स हो गए। तो हम एंटी बैड डेट्स की सीख रहे हैं। अगर अमित से नॉर्मली 6,000 आता या 4,000 आता, वो एक नॉर्मल एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित 4,000, रेस्ट अमाउंट ही विल पे लेटर ऑन। बट अब ये नॉर्मल केस नहीं ना, अमित ये कह रहा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मैं अभी आपको 4,000 दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको और नहीं दूंगा कुछ। वो आपका थर्ड केस बनता है। थर्ड केस बता रहा हूं। अब जितने भी पॉसिबल केसेस हैं बेटा हमारी बुक्स में, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एक साथ। अब आ जाओ यहां। फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। किसी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो मैं आप सब पे ट्रस्ट कर रहा हूं। ऐसे ही आप भी जब बिजनेस करोगे तो आपको भी अपने कस्टमर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी चॉइस है, वो पैसा देते हैं या नहीं देते। तो अमित डेबिट टू सेल्स एक एंट्री पास होगी। उसके बाद पहला केस अमित से कुछ नहीं आया, फुल बैड डेट्स। सेकेंड केस अमित से 40% आया, लेकिन अब इसको कुछ और तरीके से बताएंगे। आएगा 40% ही। अब ऐसे आएगा, लिखो सेकेंड एंट्री, अमित डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। ये लाइन ऑलवेज होगी, जहां से आपको इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी का हिंदी में मीनिंग है दिवालिया। मैंने वो वर्ड बोला था उस टाइम, कुछ चीजें हमें हिंदी में बतानी चाहिए, दिवालिया। और आपने ये वर्ड सुना, दिवाला निकल गया किसी का, दिवालिया मतलब एक हिंदी टर्म है ये। और यहाँ ये यूज होती है हमारे आम बिजनेस में कि किसी का बिजनेस बंद हो गया, उसको लॉस हो गए और उसके पास पैसे नहीं रहे। इंसॉल्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं, बट चलिए आपको जरूरत नहीं हिंदी में जानने की। अमित becomes या declared as insolvent, 20 paisa in a rupee is received as first dividend. 20 paisa in a rupee is received as first dividend. हमें 20 पैसा इन रुपये रिसीव हुआ बेटा, तो कितना हुआ 20%? 2000 2000। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू अमित 2000, और नरेशन भी वही लिख दो। नरेशन वही आ जाएगा जो क्वेश्चन है बेटा, अमित डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 20 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड एज फर्स्ट डिविडेंड। डिविडेंड का मीनिंग कुछ भी होता है, मीन्स जो पैसा हमें मिलता है डिवाइड होके। अब आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर्ट उसकी एसेट सेल कर रही है। इस स्टोरी में वापस आते हैं, अमित की फर्स्ट एसेट सेल हुई। जब अमित की फर्स्ट एसेट सेल होगी बेटा, नोबडी विल लीव बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब अमित की पहली एसेट सेल होगी, तो उसमें से पैसे किसको मिलेंगे? सिर्फ ए को मिलेंगे या सबको मिलेंगे? सर सबको मिलेंगे। सबको मिलेंगे, सब में डिवाइड हो जाएंगे। जब पैसा सब में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिवाइड होने वाले पैसे को डिविडेंड बोलते हैं। कंपनीज भी अपने शेयर होल्डर्स को जो देती है हर साल, उसे भी डिविडेंड बोलते हैं। वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहां अमित की एक एसेट बिकी है, एक एसेट सेल हुई है अभी, उस सेल वाली एसेट का जो पैसा आया है उसको हम एज ए फर्स्ट डिविडेंड सबको दे रहे हैं, जिसमें मैं भी हूं, मुझे भी मिलेगा। मैंने कितने लिए हमें से 10,000, तो उसका 20% मुझे मिल जाएगा।
लेकिन ये फर्स्ट डिविडेंड है, कोर्ट ने बोला है अभी वेट करो, अभी एक एसेट और है वो हमने सेल पे लगाई हुई है, जैसे उसकी ऑक्शन हो जाएगी सेल हो जाएगी, उसकी डेट होती है ना कि उस एसेट का ऑक्शन डेट है 15 जून, तो 15 जून को सेल होगी, तब तक आपको वेट करना होगा। तो अब वो पैसा आ रहा है फिर से। नेक्स्ट लिखो, अब नेक्स्ट लाइन लिखो, 20 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड। ट्वेंटी पैसा इन ए रुपी इज रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड। अमित से 20 पैसा इन अ रुपी रिसीव हुआ एज ए फाइनल डिविडेंड। फाइनल मींस क्या इसके बताएगा? और नो सर। No, sir. इट मींस उधर क्या हो रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट ने अमित की बाकी की एसेट्स भी सेल कर दी जो उसके पास थी, लेकिन जो उसके नाम पे नहीं है, उसकी वाइफ के नेम से या उसके बच्चों के, उसके फादर या उसके कजन, वो थोड़ी सेल कर सकते हैं, वो तो हम ले नहीं सकते ना, वो तो अमित बोलेगा मेरी है ही नहीं और पैसे मैंने देने हैं, तो वाइफ इज नॉट लायबल फॉर दैट, कोई भी उसके लिए लायबल नहीं है। ठीक है, तो हाँ, अगर अमित की एज 18 ईयर से कम है तो पेरेंट्स लायबल हैं, ये बात याद ना। आप जैसे अभी आपकी एज बेटा लेस देन 18 है, आप सबकी एज 18 से कम होगी, तो आप सब लोग माइनर हो, तो योर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरी एक्टिविटी। आप कुछ भी गलत करते हो क्लेम आपके पेरेंट्स पे आएगा टिल 18। आफ्टर 18 यू आर मेजर, व्हेन यू आर मेजर तो यू आर लायबल फॉर एवरीथिंग, आपके पेरेंट्स लायबल नहीं है। ये कोर्ट है जो आपको माइनर से मेजर जब देती है डिग्री, तो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, राइट भी आता है, आप वोट दे सकते हो, बाकी के राइट्स मिलते हैं आपको, बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। तो अब एज ए फाइनल डिविडेंड आपको जो पैसा आएगा, तो फर्स्ट डिविडेंड और उसके बाद क्या आया, फाइनल डिविडेंड। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी फाइनल डिविडेंड की? ये भी 20 पैसा है बेटा, Cash account debit. कैश अकाउंट डेबिट, 20 पैसा वही बनेगा सेम 2000। 2000। Yes, sir. Bad debts account debit. वेरी गुड, क्योंकि फाइनल डिविडेंड है। 6,000 to Amit. 8,000. वेरी गुड, आई थिंक क्लियर हो गया सबको। अगर अगर फर्स्ट डिविडेंड हमें 2000 आ रहा है और फाइनल डिविडेंड भी 20 पैसा ही है, फाइनल डिविडेंड, तो भी वो 2000 ही होगा, 20 पैसा टोटल अमाउंट का। अब हमें क्लियर हो गया कि हमें 2000 और 2000 कितने आ गए, 4000। अब ये फाइनल है, कोर्ट कहती है इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, बाकी पैसे भूल जाओ, आपके पैसे डूब गए, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कोई बात नहीं, टाइम है आपके पास, विद इन 90 डेज आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वो ठीक है, वो सब घुमाओ, जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा देन यू मेक द एंट्री, क्या दिक्कत है। आप बैड डेट्स की एंट्री बाद में भी पास कर सकते हो, दो भी हो सकते हैं पास। ये देखो कई स्टूडेंट कहते हैं सर हम क्या बाद में पास कर लेंगे, यस बाद में भी कर सकते हो, बट एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए स्टूडेंट तो आपको बोल दिया गया ना कि फाइनल डिविडेंड हो चुका, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे ईशान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, तो फिर आप 2000 तो रिसीव कर लो, बाकी आप जाओ जहां मर्जी घूमो, और जब आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि नहीं आ सकते पैसे, है ना, 10 साल हो गए आप केस कर रहे हो उसके ऊपर, नहीं आ रहा पैसा, नहीं आएगा, तब एंट्री पास कर लेना। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने पैसे रह गए अमित से आने, 6,000. 6000। तो ये एंट्री बेटा बाद में भी हो सकती है। But अभी सर आपको- फाइनल डिविडेंड तो नहीं लिखना ना कहां पर, एंट्री में? नहीं नहीं वो कहीं नहीं आना, वो तो जस्ट एक स्टोरी पार्ट है। ओके सर। तो आप नरेशन में तो लिख सकते हो ना, आप नरेशन तो है ही आपके पास ना लिखने के लिए, वहां लिखो जो भी लिखना है, एंट्री के अंदर नहीं आएगा जो जो भी है वो, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट एंट्री वही 20 पैसा इन रुपी रिसीव्ड एज फर्स्ट डिविडेंड, फिर सेकंड लिखोगे 20 पैसा इन रुपी रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड एंड रेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू बैड डेट्स अकाउंट, रेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू बैड डेट्स अकाउंट या डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। अब बैड डेट्स डेबिट क्यों होता है, अभी तक हमने ये बातों की नहीं। बैड डेट्स का बेटा नेचर क्या है, लॉस, अब लॉस ऑलवेज डेबिट होंगे,
क्योंकि एक्सपेंस भी डेबिट है तो लॉस भी डेबिट होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है एक्सपेंस और लॉस का? अब मैं पहले इस एंट्री को कंबाइन कर दूं, ये तो आपके कहने पे मैंने कर दिया अलग, अदरवाइज आप यही कर दोगे एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6000 टू अमित। अमित फुल अमाउंट से आ जाएगा 10,000 से। मीन्स दो एंट्रीज बनती है बैड डेट्स की, एक गुड्स सेल करना अमित को 10,000 की, उस पर ट्रस्ट करना, क्रेडिट सेल करना, उसके बाद फिर जैसी इंफॉर्मेशन होगी, अगर लिखा कुछ भी नहीं मिला अभी बैड डेट्स हो गए तो अभी लिख दो, 40% मिला बाकी बैड डेट्स हो गए। उस 40% के अगर दो पार्ट हैं, फर्स्ट डिविडेंड सेकंड डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड, तो वहां डिसाइड हो गया। ये अब आपको देखना है, बिकॉज इसके बाद बेटा माई टीचिंग विल बी ओवर। जैसे मैं चीजें आपके साथ कर रहा हूँ मेरी टीचिंग वहां पे ओवर हो रही है और आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। अब जो जो चीज आपको मेरे से समझ नहीं आई, क्योंकि यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम और ऐसा होता है हमेशा, एक चीज मुझे कई बार समझानी पड़ती है, किसी को एक बार में आ जाती है, किसी को 2 बार में 3 बार में, लेकिन बेटा हर चीज आपके सामने 100 टाइम्स आएगी। 100 टाइम्स में तो समझ आ जाएगा ना, इतना तो कोई डफर नहीं हो सकता ना कि 100 टाइम्स के बाद भी समझ नहीं आए उसको। तो ये चीजें बहुत रिपीट होनी है, क्योंकि अगर 4 मंथ्स यही चलना है, क्योंकि हर बेसिक चैप्टर में जितने भी चैप्टर आपके बुक में है सब में जर्नल ही आना है, उसका नेम चेंज होगा बस, लेजर कैश बुक। तो दैट्स वाई आपको हर बार एक इस सेम बेसिक को प्रैक्टिस करना है। अभी हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं, कल को हम इसका लेजर बनाएंगे, उसके बाद हम इसका कैश बुक बनाएंगे, वो चलता रहेगा, ट्रांजैक्शन बेस सेम रहेगा। कोई डाउट है इसके ऊपर? चले आगे। सर वो जितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा उतनी एंट्रीज बनेंगी? यस बेटा, क्योंकि डेट वाइज होता है ना हमारा कॉन्सेप्ट। ओके सर। हाँ, अगर रोज आपको 1 रुपी देके जाता है तो आपको 1 रुपीज की डेली एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि डेट वाइज है। हाँ, अगर वो एक 1 डे में 2 बार पे कर रहे हैं तो उसको कंबाइन कर सकते हो, बिकॉज हमारा कंसर्न डेट वाइज है, ठीक है। लेकिन अगर वो डेट वाइज आ रहा है आपके पास, किसी भी डेट को दोबारा आ रहा है, तो उस डेट की अलग एंट्री बनेगी। एक दिन में 2 बार आ रहा है तो मर्ज कर सकते हो। ये सब बन। चले आगे। सर मतलब हमारी बैड डेट्स की एंट्री कभी कैंसिल नहीं होती ना? बैडर्स की एंट्री कभी कैंसिल नहीं होती। नॉट गेटिंग यू दिया, मींस ये होनी सर होनी लाइक नहीं ये फाइनल एंट्री होती है, सो वी कैन नॉट कैंसिल इट। हाँ, ये तो लाइक करनी हम इसको पड़ेगी। क्रेडिट कभी नहीं कर सकते। नहीं, अभी आप कह रहे हो कि बैडर्स को कैंसिल नहीं कर सकते, ये कह रहे हो? हाँ जी, जैसे हम बैड डेट्स को डेबिट कर रहे हैं ना, तो हाँ। अगर हमें कभी कैंसिल करना तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा ओके इस सर। साल का लॉस हो गया, खत्म हो गया ये बस इस साल। 6,000 का लॉस हमें 2021 में हुआ, तो 2021 का लॉस है ये हमारा, ओके सर। ठीक है। सर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी हम तभी लिखेंगे ना बैड डेबिट? यस, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। लेकिन जब जैसे मैंने पहले बोला था नथिंग कुड बी रिकवर्ड, तो ये अजम्पशन है कि मिला ही कुछ नहीं, या 40 पैसा इन रुपीज रिकवर्ड, तो आपको ये अजम्पशन लेने की लास्ट है ये। जब आपको लिखेंगे फर्स्ट, देन वो फर्स्ट है, अदरवाइज आपके लिए हर चीज लास्ट ही होगी। गुड इट? ओके लेकिन सर। अगर हमने बाद से एंट्री कर ली है बैड डेट्स की और हम उसके बाद में कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन बाद में जिससे हमने जिसके लिए हमने जिससे हमने पैसे लेने थे, फॉर एग्जांपल उसने आपको पैसे दे दिए, फिर हम हाँ, क्या करेंगे? वो पॉइंट, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ बेटा मैं अभी। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। मैं अभी आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। पहले ये वाले, क्योंकि अभी आपके डाउट्स ओवर नहीं हो रहे हैं तो मैं आगे नहीं चल पा रहा। तो अभी क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो जो ईशान आपने पूछा है, अभी 40% इनर रुपी कुड बी रिकवर्ड, मतलब ये फाइनल है, ठीक है। जैसे आपने बोला सर मैं तो आपको इतने रुपए दे सकता हूँ, तो ये फाइनली हो गया ना। लेकिन जब आप Yes, बोलते हो sir. सर मैं अभी इतने दे रहा हूँ, फिर आगे और भी पे करूंगा, मैं तब बताऊंगा फाइनल डिसीजन, तो जितने अभी आ रहे हैं वो रिसीव कर लो। जब बोले फाइनल डिविडेंड, तो बैड डेट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं। ओके सर। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। एक दिया ने बोला कि क्या ये बैड डेट्स कैंसिल होंगे? नहीं, ये कभी नहीं होंगे बेटा। ये एक तरह से आपका लॉस है जिसे तुम कैंसिल नहीं कर सकते। अब ये लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी पूरे साल में फुल ईयर में लॉसेस होंगे हमें, वो सब के सब लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने हैं ईयर के एंड पे। तब तक हम इनको लेजर में रखेंगे एज ए अकाउंट। लेजर में अकाउंट बनेगा बैड डेट्स अकाउंट, तो जब भी बैड डेट्स होंगे उसमें आ जाएंगे।
उसका टोटल ईयर के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होके खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बैड डेट्स रिकवर हो सकते हैं। कैसे? तो देखो, इसका भी सेंटेंस सर लास्ट में प्रॉफिट में से लॉस कैंसिल होके टोटल प्रॉफिट निकलेगा ना? हाँ, फिर वो फाइनल प्रॉफिट आएगा, यू कैन से। ओके सर। हर तरह का लॉस माइनस होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंसेस माइनस होंगे, लॉस माइनस होगा, उसके बाद जाके आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, NET नेट। अब लिखिए थर्ड, जो आस्था ने पूछा वो हमारा थर्ड पॉइंट है ऑब्वियसली। लिखिए अमित विच वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ। रिटन ऑफ के स्पेलिंग अभी आज पर चल नहीं रहा ये पेन ना, कुछ आई थिंक सॉफ्टवेयर इशू है। ओरली बोल रहा हूं मैं। अमित विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट या विच वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ, OFF, रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। इस लाइन का मीनिंग क्या बताओगे? He had become insolvent and the money could not be recovered from him. वो पहले हुआ था, मतलब प्रीवियसली। Yes, sir. हाँ, अभी नहीं हुआ वो आज का सीन नहीं है, वो आज की डेट की एंट्री नहीं है, वो 10 दिन पहले की है, या 1 ईयर पहले की है, या 2 इयर्स पहले की है। ओके, अमित विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट या रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। ये दोनों लाइंस को समझना। रिटन ऑफ एज बैड डेट्स का मीनिंग भी सेम है कि हमने उसको बैड डेट्स मान लिया था। नाउ रिकवर्ड, नाउ रिकवर्ड। अमित विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, नाउ रिकवर्ड ₹6,000। अब अमित से हमें 6,000 वो वापस आ गए बेटा, जो अभी कभी बैड डेट्स हुए थे। अब कभी का मतलब मे बी ये बात 2 इयर्स पहले की है या 2 दिन पहले की है। पास्ट मीन्स पास्ट, वो 2 इयर्स पहले का भी हो सकता है, वो 2 दिन पहले का भी हो सकता है। तो प्रीवियसली का मीनिंग ये होता है कि पहले बैड डेट्स हो चुके हैं, अब वो रिकवर हो रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? अब कोई पर्सन अगर आपको पैसा देने आ रहे हैं बेटा, तो उसकी एंट्री क्या बनती है? टेल मी। Cash account debit. सिंपल, कैश आ रहा है बस। कैश को लेकर तो बेटा एक्सपर्ट हो जाओ ना आप, कि जब भी कैश आएगा मैंने सोचना नहीं है, बस मैंने तो बोल देना है कैश अकाउंट डेबिट। 6,000 कैश अकाउंट डेबिट 6,000। अब 2 क्या लिखेंगे बेटा? 2 अमित लिखें? Say to Sales sales account. नहीं बेटा नहीं, सेल्स का Bad debts recovered account. यस। तो Bad यहाँ एक debt. न्यू अकाउंट ओपन होगा, उस न्यू अकाउंट को बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये हमारी बन जाएगी इनकम, हमारे बिजनेस के लिए गेन हो जाएगा, इनकम हो जाएगी बेटा। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये आज प्रॉपर लिखा जा रहा है इस पे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, बैड डेट्स वर्ड वही है बेटा, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अभी दिया ने कहा था कि क्या हम बैड डेट्स को कैंसिल कर सकते हैं? कैंसिल तो कर सकते हैं, मतलब वो एक नए नाम से कैंसिल होगा, यू कैन से। अब ये नहीं पता ना कि ये वाले बैड डेट्स हैं, तो इसलिए इसका कोई लिंक नहीं बनाना। बस जब बैड डेट्स होंगे तो उसको डेबिट करने हैं, और जब बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे उसे क्रेडिट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 2021 चल रहा है, 2021 में एक स्टूडेंट की फीस नहीं आई जो अभी किसी क्लास में है, तो वो इस साल का बैड डेट्स है। और एक ऐसे स्टूडेंट की फीस आई है बेटा जो 3 इयर्स पहले हमारे +2 के बैच में था, और वो अब फीस देने के लिए आ रहे हैं, तो इट मीन हमने तब क्या मान लिया हुआ? बैड डेट्स। बैड डेट्स मान चुके हैं, ये लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर, विच वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स प्रीवियसली, वो हो चुका है, नाउ रिकवर्ड। तो ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है पैसा। मेरा कोई लिंक नहीं ना कि वो कौन सा वाला बैड डेट्स है, 2019 का बैड डेट्स है, 2018 का बैड डेट्स है। मेरे को पैसा में आने से मतलब है, पैसा आ रहा है बस। तो जब भी पैसा आएगा वो आपके लिए इनकम है बेटा, वो आपके लिए क्या है? इनकम। तो आज उस इनकम का नाम सेल नहीं है। हाँ, आपने सही रिकॉग्नाइज किया कि वो इनकम है,
बट वो इनकम सेल नहीं है बेटा, हम कोई प्रोडक्ट थोड़ी सेल कर रहे हैं उसको, हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, उससे एक इनकम आ रही है, उसका नेम है, उसका नेम रखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या रखेंगे उसका नेम? बैड डेट्स बैड रिकवर। डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। हाँ, बैड डेट्स, बी सर साइलेंट। ये फिर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना? यस बेटा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो जब भी कोई स्टूडेंट पेमेंट देगा, जिस साल भी वो देगा पेमेंट, मेरा उस ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो बैड डेट्स भी होते हैं ईयर के अंदर, बैड डेट्स रिकवर्ड भी होते हैं। बैड डेट्स क्या है, लिखो बेटा, बैड डेट्स क्या है? सर बैड अगर डेट्स एक लॉस है, एक मिनट बेटा लिख लो पहले। बैड डेट्स एक लॉस है जिसकी नेचर डेबिट है। और आज 2 वर्ड्स और इंट्रोड्यूस करो ना आपके साथ, लॉस एंड गेन। अभी तक मैंने सिर्फ एक्सपेंस वर्ड बोला था आपको। और बैड डेट्स रिकवर्ड जो अकाउंट है, उसको बोलते हैं गेन। अभी हम 2 वर्ड्स और अटैच कर लेते हैं। आज तक हम बोलेंगे डेबिट में कौन कौन होता है? एक्सपेंस एसेट्स, या लॉस। अब आपके साथ ये वर्ड भी अटैच हो जाएगा, लॉस। और क्रेडिट में क्या होता है? इनकम या गेन। समटाइम्स इनकम इज कॉल्ड गेन। अब देखो ना, हम कितना भी फास्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में स्लो रहने का फायदा है मुझे, आपको हर एक चीज का बहुत डिटेल में नॉलेज देना चाहिए। फास्ट तो बाद में हो ही जाएंगे। लेजर चैप्टर बेटा हम 3 क्लासेस में ओवर कर लेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन 3 लेक्चर में ओवर हो जाएगा। बाद में हम फास्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जर्नल आता है तो मैं कोई भी चैप्टर बेटा आपको 1 लेक्चर में सिखा सकता हूँ। इतना इजी है आगे जाके, अगर ये समझ आ गया आपको। प्रॉब्लम यही होती है, अगर किसी को ये समझ नहीं आए कि बैड डेट्स डेबिट क्यों है, तो फिर वो आगे क्या करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा, अकाउंट्स हो ही सकती बेटा उससे, जिसको ये पता ही नहीं कि बैड डेट्स डेबिट क्यों है या वो डेबिट है। एटलीस्ट इतना तो याद होगा ना कि बैड डेट्स डेबिट है, परचेज डेबिट है, जब कैश आ रहा है तो कैश डेबिट है। ये चीज का प्रैक्टिस हो रहा है आजकल। साथ में नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपके साथ, सबका मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको। अब आज हम 2 चीजों को कंपेयर करेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बेटा एक्सपेंस और लॉस में? एक्सपेंसेस से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन लॉस से नहीं मिलता। सर एक्सपेंस हमें हेल्प सर करेंगे एक्सपेंस से हम गेन करने में, बेनिफिट लॉस। बेटा अवेल एक कर मिनट, सकते हैं। जब whenever जो कोई आंसर देगा तो बीच में नहीं आपने करना। हाँ जी बेटा, ये ईशान बोलो। सर एक्सपेंस हमें हेल्प करेंगे गेन करने में, बट लॉस हमें हेल्प नहीं करेगा। हाँ कुछ ऐसा है। ये आस्था बेटा आप बताओ। सर एक्सपेंस से हम कोई फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, वेयर एज लॉस से हम कुछ फैसिलिटी या कुछ भी बेनिफिट नहीं ले सकते। हाँ एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। तो ओवरऑल क्या है, एक्सपेंसेस आर पेड नोइंगली टू गेट सम बेनिफिट अगेंस्ट दैट। हम नोइंगली पे करते हैं, बट लॉस अकर्स सडनली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन। ये लॉस हो जाता है चाहते नहीं हम, बट एक्सपेंस हम नोइंगली पे करते हैं। जैसे आपने एक शोरूम रेंट पे लिया, तो जब रेंट पे करो तो आपको पता है ना कि यू हैव टू पे रेंट। ये आपका लॉस थोड़ी ना, रेंट इज योर एक्सपेंस, बिकॉज उसके अगेंस्ट आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। बट आपकी बुक चोरी होगी स्कूल में, तो ये कोई एक्सपेंस थोड़ी है। बुक परचेज करना एक्सपेंस है, बट बुक का चोरी होना एक लॉस है। लॉस बाय थेफ्ट इसको बोलते हैं अकाउंट्स में, किसी चीज का चोरी होना, लॉस बाय थेफ्ट। फिर कभी फायर हो जाती है, गोडाउन ऑन फायर, तो अगर ऐसा हो जाए हमारे गोडाउन में आग लग गई, तो हम बोलेंगे लॉस बाय फायर। मैंने किसी पे ट्रस्ट किया, उसको गुड्स क्रेडिट पे सेल की, बट आफ्टरवर्ड्स उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मेरे बैड डेट्स हो गए। तो बैड डेट्स एक लॉस है। मैं चाहता थोड़ी हूँ कि बैड डेट्स हो, क्या मैं चाहूंगा कभी कि आप मुझे मेरी फीस ना पे करो? बट नो नहीं पे करे तो मैं क्या करूंगा? दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो ये लॉस है बेटा, इसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलना हमें। ओके, तो जब हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं, एक्सपेंस के अगेंस्ट हमें एक बेनिफिट मिलता है। ये डिफरेंस है दोनों में, बट दोनों का नेचर डेबिट है, बिकॉज दोनों ही रीजंस है बेटा किसी चीज के जाने का। देखो अब ये रियल फॉर्म में नॉलेज आपके पास, यही नॉलेज होती नहीं है
इवन आप अपने सीनियर से बात करना, वो भी आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आप समझ जाओगे कि उन्होंने +1 में या +2 में प्रॉपर कोचिंग नहीं ली कहीं से। इसको ना टच करो। तो इसलिए अगर वो ये रीजन नहीं बता पाते, हाँ अगर कोई +2 में या बीकॉम में है वो बोलेगा बैड डेट्स डेबिट होंगे, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं ना, ये जान लेना कि बैड डेट्स डेबिट है तो कोई भी क्लेम कर लेगा। दिस इज नॉट द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। इस बेस पे आप इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको बताना ही पड़ेगा एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस है। तो आप बोलोगे एक्सपेंसेस आर पेड नोइंगली टू गेट सम बेनिफिट अगेंस्ट दैट, बट लॉसेस ऑलवेज अकर्स सडनली। losses always occurs suddenly, losses या loss always occurs suddenly, and no benefit is recovered from that, but both are the reasons। दोनों बेटा रीजन है किस चीज के जाने के, कुछ भी जाने के। आपकी बुक चली गई वो लॉस है, आपका पैसा बुक पे गया था वो भी एक रीजन था, वो एक्सपेंस था। तो बाइंग ए बुक इज एन एक्सपेंस, बट बुक is lost due to theft या by any other reason, by accident, that is a loss। तो ये वर्ड आपका आज के बाद अटैच हो गया डेबिट में, आज के बाद मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जब तक आपको सारे वर्ड्स नहीं आते ना तो मैं फास्ट नहीं हो सकता, बट आगे जाके मैं लॉस और एक्सपेंस को इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूँ, दोनों डेबिट हैं। आगे थे इनकम और गेन। बेटा इनकम ऑलवेज प्लान्ड होती है। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं आपको टीच करूंगा तो मुझे आपसे फीस मिलेगी, दैट इज ए प्लानिंग। ये थोड़ी कि मुझे सडनली आपसे फीस मिलेगी, दैट इज माई गेन। सेम वे में गेन इज ऑलवेज सम बेनिफिट विच इज रिकवर्ड बाय बिजनेस सडनली। बिजनेस इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टाइप ऑफ बेनिफिट, बट इट इज ऑल्सो ए बेनिफिट। इनकम ऑलवेज प्लान्ड है, हमें पता है कि हम प्रोडक्ट को बेचेंगे तो हमें यहां से इनकम होगी। जैसे आप कोई मशीनरी सेल कर रहे हो, मशीन को सेल करके लॉस हो गया तो वो ये लॉस है बेटा। मीन्स आपकी मशीन 10,000 की थी, बट जब आपने उसको सेल किया तो ओनली वो 4,000 की सेल हुई, तो ये आपका लॉस है। जैसे 10,000 का मोबाइल 4,000 में सेल होता है, वो एक लॉस है। लेकिन इनकम और गेन भी कुछ ऐसे ही है। जब आप कोई लैंड या कोई बिल्डिंग प्रॉफिट पे सेल करते हो, जैसे 10 लाख का बिल्डिंग आपने 12 लाख का सेल किया, तो 2 लाख को क्या बोलेंगे हम? गेन, हाँ गेन, प्रॉफिट ऑन सेल, बट वो गेन है बेसिकली। प्रॉफिट ऑन सेल लिख देते हैं, बट दैट कम्स अंडर गेन कैटेगरी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इट अकर्स सडनली। तो लॉस या गेन अकर्स सडनली, ये सर? अचानक होते हैं। यस बेटा। सर अगर जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी बाय की है, वो 10 lakhs की थी, अब वो प्रॉपर्टी 50 lakhs की हो गई है, तो सर ये हमारा गेन है? गेन बेटा गेन, क्योंकि ये कोई प्लान थोड़ी था, इट्स नॉट इनकम। इनकम ऑलवेज प्लान होती है, उसके लिए हम बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं। ये बताओ ईशान, आपने उसके लिए क्या एक्टिविटीज की, या वो अपने आप हो गया? नथिंग सर। बस फिर ये गेन है, ये तो लॉटरी है बेटा एक तरह लेकिन सर अगर पर्पस ही उस लैंड को बाय करने के पीछे ये हो कि हमें पता है कि उसे कुछ टाइम बाद रेट बढ़ेगा और फिर हम उसको सेल करके पैसे अर्न कर सकते हैं, लाइक 40 lakhs का हमें प्रॉफिट होगा, तो भी वो इनकम नहीं काउंट होगी? नहीं बेटा नहीं। इनकम वर्ड, जो इनकम वर्ड है ना, वो उसकी डेफिनेशन है। इनकम क्या है? दीज आर रिकवर्ड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। ऑलवेज इनकम का मीनिंग उसके लिए आपको कोई बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे आप जॉब करते हो तो जॉब से जो सैलरी मिलती है वो आपकी इनकम है, क्योंकि आप इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। जस्ट ये सोच के प्रॉपर्टी परचेज करना कि कल को वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ठीक है, कल को कम भी सकती है वैल्यू, ये तो सर्टन हो रही है कि बढ़ेगी, वो कब बढ़ेगी, वो कितनी बढ़ेगी, हु कैन टेल? सर जब हम उसे सेल करेंगे तो वो इनकम हो जाएगी ना? नहीं इनकम होगी ना बेटा, ये तो समझा रहा हूँ, वो इनकम नहीं होगी, वो गेन होगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, आपको मैं वो क्लियर करता हूँ। आस्था, जो आप मेरे साथ बात कर रहे हो, क्या आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है? तो ये गेन है। अगर आस्था कहते हैं
कि सर हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, माय फादर इज ए प्रॉपर्टी डीलर, तो ठीक है बेटा, वो आपकी इनकम है। नो गॉट इट? यस सर। तो अगर आस्था का ये बिजनेस है, प्रॉपर्टी को परचेज करके बेचना, फिर जो मर्जी सोच के परचेज की थी आपने, आपको प्रॉफिट हुआ है, वो आपका इनकम है क्योंकि वो आपका बिजनेस है। लेकिन ऐसे ही जस्ट ऐसे ही सर नहीं, माय फादर इज ऑलवेज, वो तो एक बिजनेसमैन है या वो एक जॉब करते हैं, उनका बिजनेस प्रॉपर्टी का थोड़ी ना है। हाँ, ये तो वैसे ही उनके पास पैसे थे, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी ये सोच के कि कल को इसका रेट बढ़ेगा। ऐसे ही करते हैं हर फैमिली। आई थिंक हर फैमिली में ऐसा होता है, मैं भी करूंगा और आप भी करोगे। जब हमारे पास पैसा स्पेयर होगा, हमें पता है कि जो प्रॉपर्टी आज 10 लाख की है उसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़नी बढ़नी है। वो ये प्रेजेंट सीन है कोविड का या रिसेशन का, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी। ये तो एक परमानेंट इस मार्केट का रूल है। इसलिए हम वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां से हमें गेन होता है। तो गेन और इनकम में ये डिफरेंस है। जो आस्था ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्या है, इसमें दोनों बातें हैं। अगर आपका बिजनेस है तो इनकम है, और अगर आपका बिजनेस नहीं है फिर भी आपको मिल रहा है तो वो गेन है। इसलिए मैंने बोला बेटा, गेन नॉन बिजनेस एक्टिविटी से होता है और ये सडनली होता है। हम इससे प्रॉपरली प्लान थोड़ी कर सकते हो। ऐसे कैसे प्लान कर सकते हो कि 10 लाख की परचेज करेंगे, 50 लाख की बेच देंगे? तो क्या ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है? यू कांट प्लान इट। आपको कितना एक्चुअल गेन होगा ये तो सेल करने के टाइम ही पता चलेगा। सेल करने के टाइम ही जाके रियलाइज होता है कि एक्चुअल गेन इतना हुआ है। लॉस भी हो सकता है, बट बिजनेस जो है वो ये कहता है कि मेरी एक्टिविटीज प्लान्ड होती हैं। हम इतने की गुड्स परचेज करेंगे और इतने की सेल करेंगे, ये प्लान्ड है। तो यहां इनकम है। तो इनकम के लिए कोई बिजनेस करना ही पड़ेगा आपको। तो बिजनेस एक्टिविटी से जो मिलेगा वो इनकम है, और जो विदाउट बिजनेस नॉन बिजनेस एक्टिविटी से मिलेगा वो गेन है। ये नॉलेज सर हर बिजनेस का इनकम सोर्स अलग होता है? यस, वो तो ऑब्वियसली बेटा, ओके सर। जिस चीज का बिजनेस है वही होगा आपका इनकम सोर्स। अगर आपकी ग्रोसरी शॉप है तो आप वहां पे ट्यूशन फीस तो ले नहीं सकते, और आपका कोचिंग सेंटर है तो वहां पे आप ग्रोसरी आइटम सेल नहीं कर सकते। हर बिजनेस का एक स्टेटस और उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज डिफाइंड है। टाटा स्काई से हम जो सर्विस ले रहे हैं उसको डीटीएस सर्विस बोलते हैं, उसको ट्यूशन सर्विस नहीं बोल सकते ना। फीस तो दोनों के लिए पे कर रहे हो, टाटा स्काई का भी फीस है और मेरा भी फीस है। बट यहां से आप ट्यूशन सर्विस ले रहे हो और टाटा स्काई से डीटीएस सर्विस ले रहे हो। हर चीज का एक बिजनेस है और उसके अंदर एक गुड्स का नाम या सर्विसेज का नाम डिफाइंड है और उससे इनकम होती है, तो वो इनकम है। लेकिन जब कभी सडनली हमें किसी और चीज से कुछ मिलता है, बिजनेस में मिलता बिजनेस के अंदर ही है, ये बात अलग है कि बिजनेस में ही मिल रहा है लेकिन बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हो रहा। जैसे अब यहाँ पे बैटरी से रिकवर्ड हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं रिकवर्ड? बिजनेस में हो रही है। तो ये आपका गेन है। गुड इट ना एवरीवन? चलिए अब आगे। यस सर। यस तो सर। ये एक बहुत अच्छी चीज हो रही है बेटा कि आप लोग डिस्कशन कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ये चीजें आपको इंटेलिजेंट बनाएंगी। बाकी लोग सुन भी रहे हो तो भी अगर उनको समझ आ रहा है तो दैट्स गुड। जितना डिस्कशन ज्यादा करोगे, आपको 1 मंथ का टाइम दिया मैंने इन सब चीजों के लिए, जितना कर सकते हो उतना करिए। आगे चलते हैं, लिखिए कुछ और लॉसेस का एग्जांपल लिखते हैं, है ना। ये हमारे अब आगे के बेसिक्स हैं। कोई भी चीज पहले से प्लान्ड है, क्लास में कितना होना है हमारा आज उतना ही होगा। लिखिए गुड्स गिवन एज फ्री चैरिटी। अब मैं कुछ डिफरेंट चीजें कर रहा हूं आपके साथ आज। गुड्स गिवन एज फ्री चैरिटी, ये आपके लिए एक्सपेंस है कि लॉस है चैरिटी? एक्सपेंस। सर एक्सपेंस। वेरी गुड। अब आपने लॉस नहीं बोला ना, गुड हो गया। मैं ये चेक कर रहा था कि आपको लॉस समझ आया कि नहीं आया। इट मीन समझ आ गया आपको। जब हम चैरिटी करते हैं तो हम नोइंगली करते हैं, हमें पता होता है हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब हम गुड्स दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं? कैश। गुड्स। मैंने गुड्स बोला बेटा। ओके गुड्स गुड्स। गिवन लिखो, पहले ट्रांजैक्शन लिखो एवरीवन। गुड्स गिवन एज फ्री चैरिटी। चैरिटी तो फ्री होती है ऑब्वियसली। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स। अब गुड्स का नेम क्या रखा था जब हमने परचेज की थी उनको?
हाँ जी बेटा, जब हमने गुड्स परचेज की थी तो हमने क्या नेम रखा था इसका? प्रोडक्ट ये क्या बात कर रहे हो Purchases. बेटा? प्रोडक्ट कब रखा है हमने? परचेज गुनीत, प्रोडक्ट कब रखा है बेटा हमने नेम? आप बताओ मुझे किस एंट्री में प्रोडक्ट वर्ड यूज किया मैंने? गुनीत सोल्ड करना है जब गुड्स को। नहीं बेटा, इट्स वेरी रॉन्ग। गुनीत मैंने आपको हमेशा समझाया है गुड्स के 4 नाम होते हैं, फिर ये कैसे भूल सकते हो आप? अभी तो हो रहा है ये कॉन्सेप्ट, इट मीन रिवाइज नहीं करते आप बाद में। गुड्स के 4 नेम है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। बेटा 90 मिनट्स की क्लास, मैं अपने आप को बहुत स्लो मानता हूँ जब मैं जर्नल करवाता हूँ, उससे स्लो कोई टीचर नहीं हो सकता, और ये आपके लिए बेटर है। अगर मैं भगाऊं आपको यहाँ पे ना, फास्ट कराऊं, तो आपका ही लॉस है उसमें, क्योंकि ये वो चैप्टर जो आपका डिसाइड करेगा हर चीज आगे आके। तो मैंने आपको यही समझाया बेटा कि गुड्स के 4 नेम्स हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। क्या हमने 90 मिनट्स की क्लास में नहीं समझा ये बात? तो प्रोडक्ट वर्ड कैसे आ गया यहाँ पे? वो अलग बात है, गुड्स का नाम प्रोडक्ट भी है, बट मैं ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हम जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो हमने जब गुड्स परचेज की थी तो उसका नेम क्या रखा था? गुनीत आप ही बताओ बेटा, क्या रखा था नेम? परचेज। वेरी गुड, हमने इसका नाम रखा था परचेज। तो अब हम उस परचेज को ही कैंसिल करेंगे। मैंने बताया था ना कि कुछ चीजें कैंसिल होती हैं, तो आज तक हमने परचेज अकाउंट को कैंसिल नहीं किया था। परचेज जब भी की थी डेबिट की थी, याद है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, बट अब परचेज कैंसिल होगी टू परचेजेस अकाउंट, बिकॉज ये आपके लिए सेल नहीं है। गुड्स को परचेज करना और बाद में उसे चैरिटी में दे देना, ये आपकी परचेज कैंसिल होगी है। सर अगर उस परचेज से इनकम आए तो वो सेल है? हाँ बेटा, वो तो सेल है ही है, वो तो नॉर्मली हम सेल करते हैं गुड्स, वो तो सेल है ही है। ओके सर। फिर तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या किसी पर्सन को गुड सेल करेंगे, जैसे अमित को सेल की थी, अमित डेबिट टू सेल्स। मैं एक स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ कि बाय चांस आपने उन गुड्स को या कुछ एक पार्ट को, सारी गुड्स थोड़ी दे देंगे हम, कुछ एक पार्ट को चैरिटी में दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रोसरी शॉप है, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो उसमें से आपने 5 kg शुगर टेम्पल में दान कर दी, चैरिटी में दे दी, जिसको बोलते हैं 5 kg शुगर। कर सकते हैं ना? टेम्पल के अंदर कुछ भी पर्पस के लिए शुगर चाहिए थी, आपने 5 kg शुगर उनको चैरिटी में दे दी। अब 5 kg शुगर आपके लिए क्या है? गुड्स, प्रोडक्ट। तो यहां को नहीं कह सकते हो कि गुड्स को प्रोडक्ट भी कहते हैं, बट जब बोला जाएगा कि उसके 4 नेम्स कौन से हैं, उसको किस नाम से हमने रिकॉर्ड किया था, तो आप बोलोगे हमने परचेज के नाम से रिकॉर्ड किया। यस, तो मिस्टेक्स करो, बेटर है। जितने मिस्टेक्स करोगे टीचर्स का फोकस उतना आपके ऊपर जाएगा। अगर आप साइलेंट रहोगे तो मैं आपको जानता ही नहीं। ठीक है, आप हमारी क्लास का पार्ट हो, बट मैं आपको नहीं जानता, बिकॉज आप मिस्टेक नहीं कर रहे, कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ सुन रहे हो। वो तो फिर आप यूट्यूब से कुछ भी सुन सकते हो, है ना? हमारे खुद के लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े सारे। तो लाइव क्लास का मीनिंग वही है बेटा जो आप ऑफलाइन क्लास में आके चाहते हो। यहाँ अपनी बात को सामने रखो, जो डाउट माइंड में आ रहा है वो पूछो, है ना? तभी तो बेनिफिट है, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लो तब भी एक ही बात है। चैरिटी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन उसके बदले में गुड्स जा रही है, कैश नहीं जा रहा। हाँ, अगर चैरिटी कैश में करते तो क्या आता? Charity account to cash account. हाँ, चैरिटी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगर चैरिटी बैंक में करते, मींस हम चेक के थ्रू करते, चेक काट के देते किसी को, तो पैसा किसमें बैंक जाता? टू बैंक। Charity account debit to bank account. यस, बट मैंने क्या बोला था? रीजन डेबिट होगा, हो रहा है ना वो बात प्रूव? सर चेक इन हैंड भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, चेक इन हैंड तब होता है जब चेक आता है। यहाँ तो हम चैरिटी देते हुए चेक इशू करेंगे ना, ओके सर। है ना? वो सीन नहीं याद आ रहा जब आमिर खान अपनी कोट की पॉकेट में से एक चेक बुक निकालते हैं, वो चेक बुक में से एक चेक निकालते हैं और उस पर 2 लाख रुपीज डाल के साइन कर देते हैं और चैरिटी दे देते हैं किसी को। किसी मूवी का सीन बना होगा ये। तो
जब कोई पर्सन एक चेक इशू करता है ना, यू आर ए रिच पर्सन ना, और आपके पास कोई एनजीओ आता है, बोलते हैं कि हमें चैरिटी चाहिए, तो आप चेक बुक निकालते हो बड़े स्टाइल के साथ, पैशन के साथ, और फिर ऐसे साइन करके चेक काट के दे देते हो। तो ये क्या है? ये चैरिटी है जो आप बैंक से कर रहे हो। अब जितने रिचेस्ट पर्सन हैं बेटा, या रिच लोग हैं, वो पॉकेट में कैश लेके थोड़ी घूम रहे हैं। उनके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या चेक बुक है, तो वो पेमेंट उसी से करते हैं। ओके, तो हम चैरिटी चेक से कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं, गुड्स से कर सकते हैं। तो मैंने चैरिटी कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जब भी कोई एंट्री आएगी आपको बुक में, इन्हीं में से एक होगी। जैसे कैश पेड फॉर चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक इश्यूड फॉर चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। या गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट लिखो बेटा। अभी हम गुड्स की बात करें, लेकिन स्पेशली ये ओके हो गया ना? और नरेशन की बात नहीं कर रहे अब हम, पता ही हमें नरेशन क्या आना है, वही क्वेश्चन आना है, गुड्स गिवन एज चैरिटी बस। नेक्स्ट लिखो बेटा। अब हम गुड्स को दे रहे हैं एज सैंपल, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या होते हैं? एनीवन कैन टेल, कैन यू एक्सप्लेन? सर जो ट्राई करने के लिए होते हैं। वो ट्राई करने के लिए हम किसी को कुछ सैंपल दे देते हैं। जैसे आप स्वीट शॉप पे जाते हो और वहां पे बोलते हो क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ, तो कैन आई हैव फॉर टेस्ट, तो वो आपको कुछ एक 1 पीस या हाफ पीस टेस्ट करवाते हैं। तो टेस्ट में कस्टमर, कितने कस्टमर्स आते होंगे बेटा एक शॉप पे, और वो हर कोई अगर टेस्ट के लिए पीस मांगता है, तो आपका वो पैसा जो गुड्स को परचेज करने में लगा था, वो तो फ्री सैंपल्स में जा रहा है। तो वो भी तो एक रीजन हुआ आपके एक्सपेंस का। तो यहां फ्री सैंपल भी हमारा एक्सपेंस है, लेकिन फ्री सैंपल को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। एडवर्टीजमेंट डेबिट बेटा, हम अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट के लिए हम वो पैसा यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम गुड्स दे रहे हैं। तो गुड्स गिवन एज फ्री चैरिटी, वो एक एक्सपेंस है चैरिटी करना। यहां गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो आप लिखोगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, तो एडवर्टाइजमेंट कहते हैं इसको हम, कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सैंपल्स देकर, डेमो देकर, या कुछ फ्री सैंपल देकर। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। टू क्या लिखेंगे? परचेसेस अकाउंट। यस, टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स दे रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यहां गुड्स आ रही है हमारी, पर ये दोनों में से क्या कोई लॉस है या एक्सपेंस है? ये सर एक्सपेंस। वेरी गुड, एक्सपेंस। लॉस नहीं हुआ अभी तक हमें। अब मैं आपको लॉस की एंट्री लिखवाता हूं, लिखो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹5,000। अब क्या एंट्री बनेगी? फायर अकाउंट डेबिट। लेकिन इसका नेम ऐसे रखते हैं, लॉस बाय फायर। अकेला फायर नहीं लिख सकते ना, लॉस बाय फायर एक स्टैंडर्ड नेम रहेगा। तो आगे से याद हो जाएगा, आपको लिखना है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ये लॉस है, तो नेम से पता लॉस है। अब यहां चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट या सैंपलिंग हम खुद अपनी मर्जी से करते हैं, ये सोच के कि वो हमारे बिजनेस के अंदर होता है ऐसा। देखो, ऐड करना हमारे बिजनेस की एक्टिविटी है, चैरिटी करना भी बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है। जब हम मार्केट में हैं तो हमें चैरिटी करनी पड़ती है ना, बिजनेस के स्टेटस की बात होती है वहां पे। लॉस बाय फायर, ये हमारे लिए
एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि मेरे बिजनेस में फायर हो, बट फिर भी होगी फायर, और उस फायर में आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी जो गुड्स हैं, वो लॉस्ट होगी बेटा। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, परचेसेस अकाउंट। परचेज अकाउंट। यस, टू परचेज अकाउंट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 5000। बट अब यहां पर कुछ और बातें स्टार्ट हो जाएंगी साथ में हमारी, तो बातों बातों में ना हमें काफी कुछ करना है। और जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक्स के क्वेश्चंस को आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। बुक्स मैंने कहा था बेटा यू हैव टू परचेज नाउ, और स्टार्ट करनी है आपको। ये हमारा जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा हो गया, और ये नरेशन हो गया आपका। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन जब आपको कोई लॉस होता है, तो लॉस के अगेंस्ट बेटा आपके पास इंश्योरेंस कंपनी भी होती है, सुनो ना, डू यू हैव, यस सर। है ना। आर यू अवेयर अबाउट इंश्योरेंस कंपनी? तो इंश्योरेंस कंपनी इस पर्पस के लिए होती है कि अगर आपको कभी लॉस होता है, तो आप उसका पहले, लॉस होने के बाद नहीं, लॉस होने से पहले आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे ही बेटा गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है। अब लिखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स वर इंश्योर्ड। ये गुड्स इंश्योर्ड थी कब? पहले। ये थोड़ी आज कराएंगे इंश्योरेंस, फायर हो रही है और उधर से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, दैट इज इलीगल। फायर होने के बाद नहीं ले सकते आप हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हेल्थ पॉलिसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हो नेक्स्ट क्लेम के लिए, अभी क्लेम नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही आपने गुड्स पहले से इंश्योर्ड करवा के रखी हुई है, गुड्स वर इंश्योर्ड एंड फुल क्लेम वॉज एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इस तरह से बेटा आई डोंट नीड एनी बुक, मैं आपको पूरा अकाउंट्स +1 +2 का बिना बुक के भी सिखा सकता हूँ। बुक आपकी नीड है, आपको प्रैक्टिस करनी है, या असाइनमेंट्स देना हमारा आगे फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटली हमें आपको असाइनमेंट्स देनी है या बुक करवानी है। बट मैं ये मानता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें बाद में आती हैं, पहले वो लेक्चर है जो आपको अभी मिल रहा है, और जो वर्ड्स आप खुद लिख रहे हो, वो समझ रहे हो, ये आपकी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है। बुक से ये अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो जाएगी, असाइनमेंट से हम और एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसे कुछ होगा। बट ये पहली अंडरस्टैंडिंग, अगर यहाँ पे आप वीक रह गए तो आप बुक से क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। आपको याद ही नहीं रहेगा कि बैड डेट्स किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ फायर क्या है। तो डेली कुछ टॉपिक्स होते हैं, किसी पे टाइम ज्यादा लगाते हैं, किसी पे कम लगाते हैं, जैसे जिसकी इंपॉर्टेंस है, बट आपको वो घर पे उतना रिवाइज करना है, यही आपका होमवर्क है। इसके साथ लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा, ये लॉस है, और फिर हमने क्या लिखा, गुड्स वर इंश्योर्ड एंड फुल क्लेम वॉज एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। बेटा अब बताओ, क्या ये लॉस कवर नहीं हो गया आपका, कैंसिल नहीं हो गया लॉस? हो गया सर। यस तो, सर। तो हमें दो ही रूल समझ आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग कैंसिलेशन, सिंपल। या तो रिकॉर्डिंग होती है या कैंसिलेशन होती है। तो हम लॉस बाय फायर को कैंसिल कर देंगे, टू लॉस बाय फायर, और इन दो डेट्स में डिफरेंस होता है ऑलवेज, ऐसा नहीं सर हाँ बोलो। इंश्योरेंस कंपनी में भी हाफ क्लेम होता है? हाँ मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ बेटा, अभी फुल लिखा है, अभी बाद में नेक्स्ट बोलूँ। तो लॉस बाय फायर 5000 रुपीज यहाँ लिख दिए हमने। अब इसको हम लिख देंगे, अब ये फुल क्लेम इंश्योरेंस कंपनी टेक ओवर कर रही है, तो इसको लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। फुल क्लेम होगा या पार्शियल क्लेम होगा, ये आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है बेटा, आपकी पॉलिसी कितने वाली है ना। तो उसमें कई टर्म्स होती हैं, इंश्योरेंस के नियम चैप्टर आपको आगे आएगा अकाउंट्स में, तब आपको काफी वो सब चीजें सिखाएंगे कि क्लेम कैसे कैलकुलेट होता है। ये हमारे बीको में आता है चैप्टर, इंश्योरेंस क्लेम्स के नाम से। अभी फिलहाल आपको कंपनी फुल क्लेम दे दिया, अभी पे नहीं किया, एडमिट की है। एडमिट का मीन्स होता है ना कि कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके वी विल पे यू फुल क्लेम, तो इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम, एंट्री बन गई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब आपको कंपनी से पेमेंट मिलेगी, थर्ड लिखो,
पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या यहां लिखा है कि चेक से मिले पैसे कि कैश में मिले? मैंने जब आपको नो लिखाया, सर। मैंने आपको सिर्फ क्या बोला, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो ये बेटा बाय डिफॉल्ट है, इंश्योरेंस कंपनी से जब भी चेक मिलता है, सॉरी जब भी रिसीव होता है कुछ, वो चेक के थ्रू ही होता है, कैश नहीं मिलता। मैं इंश्योरेंस कंपनी कभी आपको कैश नहीं देगी, ऑलवेज इट विल इशू चेक। तो लिखने की जरूरत नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी से चेक आया, वो चेक ही आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इस तरह से बेटा यहाँ पे एंट्री पास होनी है। पहले आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करोगे, ये 3 एंट्रीज का सेट है। पहली एंट्री हमने जिस दिन लॉस हुआ उस दिन की एंट्री है ये। लॉस की जो डेट होती है ना, जैसे आपके गोडाउन में फायर हुई 14 मार्च को, तो ये एंट्री 14 मार्च की है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करेगी विद इन वीक, विद इन 10 डेज, है ना, एक टाइम होता है। ये थोड़ी कि लॉस दिन जिस दिन हो रहा है उसी दिन क्लेम एडमिट कर लिया कंपनी ने। आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, आपको इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करना होता है, फिर एक पर्सन अपॉइंट होता है बाय द कंपनी, वो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करता है कि फायर का रीजन क्या था। अगर आपका फॉल्ट माना जाए, अगर आपका फॉल्ट है, फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा कि फायर आपके किसी कॉज से हुई है, then claim will not be entertained, then claim will not be admitted। तो ये टाइम लग जाता है। पुलिस कंप्लेंट होती है, एफआईआर होती है, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। जब हम बिजनेस अकाउंटिंग करते हैं ना, तो उसमें लॉ तो चल ही रहा है हमारे साथ साथ। तो लॉ में प्रोविजंस हैं कि जब फायर होगी आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करोगे, नेक्स्ट डे या विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स एक पर्सन जिसको बोलते हैं सर्वेयर, क्या बोलते हैं सर्वेयर, सर्वेयर आएगा। वो सर्वेयर आकर चेक करेगा कि लॉस किस रीजन से हुआ, आपकी गलती थी या शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट तो किसी गलती नहीं होता ना, वो तो हो जाता है, वो तो वायर्स के अंदर कुछ भी ऐसा होता है, हो जाता है, आपकी गलती नहीं। अब लेकिन आपने कुछ ऐसा बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिस कारण से फायर होने का चांस था, तो फिर आपकी गलती है, तो आपका फॉल्ट नहीं होना चाहिए। देन दे विल एक्सेप्ट। यस सर सर हमें जैसे पता ना कि हो, यस बेटा, गुनीत आप बोलो। सर हमें पता ना हो कि वो है। नहीं बेटा, ये तो अब प्रूव हो जाएगा ना। जैसे आप मान लो मैं अभी रूम में बैठा हूँ, तो रूम के अंदर मैं बोन फायर करके बैठा हूँ, तो फायर हो सकती है, पता तो है ही ना मुझे कि फायर हो सकती है। या मेरी इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसी चीजें नहीं हो चाहिए जिससे फायर हो जाए। अब जिसके बारे में नहीं पता या पता है, ये तो कोर्ट में केस चलेगा, ये तो वहां जाके आपको प्रूव करना है कि आई डोंट नो, आई वाज इनोसेंट। बट लॉ ये कहता है कि ये चीजें, वो इंश्योरेंस एक्ट में लिखा होता है कि अगर इन इन चीजों से होती है तो हम क्लेम एडमिट नहीं करेंगे या ऑन द स्पॉट देखेंगे। अब आपका फॉल्ट नहीं होना चाहिए वहां पे। जैसे अब जैसे आपकी एक्टिवा की एक्टिवा में रहेगी, अब आपकी एक्टिवा चोरी होगी तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपकी एक्टिवा खुद ही आप छोड़ के आए हो चोरी होने के लिए। अब आपको पता नहीं था तो अनजाने में छोड़ के आओगे ना एक्टिवा की, लेकिन रह गई ना वहां पे, और आपने पुलिस कंप्लेंट लिख दिया कि मेरी एक्टिवा की एक्टिवा में रह गई थी। अब गया पैसा आपका। तो यहाँ स्मार्ट बनते होते हैं। तो वहां पे अगर आप ये मेंशन कर दोगे कि मेरी एक्टिवा की एक्टिवा में रह गई थी, और मैं ट्यूशन के लिए आ गई यहाँ पर ऊपर, जैसे भी है ना, कहीं भी पढ़ने जाते हो, तो पीछे से एक्टिवा आपकी मार्केट में खड़ी है 2 घंटे के लिए, तो वो चोरी तो हो ही सकती है ना, चांस है, वो चांस की बात है, नहीं भी चोरी हुई या हो भी गई, तो उस केस में क्लेम नहीं मिलेगा। तो कंपनी पूछेगी कि आपने एक्टिवा कहाँ प्लेस की थी, पुलिस पूछेगी बेसिकली, तो पुलिस की वो पूरी रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट होती है। तो इस तरह से टाइम लगता है बेटा नेक्स्ट एंट्री में ना, जब क्लेम एडमिट करती है कंपनी, और उसके कुछ दिन बाद चेक आता है। ये तीनों एंट्रीज एक दिन की नहीं है। पहले लॉस होता है, लॉस ऑफ फायर टू परचेजेस, आपको अपनी गुड्स कैंसिल करनी होती है। यहाँ पे हम हर केस में गुड्स कैंसिल कर रहे हैं, 2 परचेजेस, चैरिटी डेबिट 2 परचेजेस, एडवर्टीजमेंट डेबिट 2 परचेजेस, लॉस ऑफ फायर डेबिट 2 परचेजेस। अभी मैं आपको नेक्स्ट केस दिखाऊंगा
ड्रॉइंग्स वर्ड होता है वहां पे एक, जहां ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स को बिजनेस से ले जाता है अपने घर पे। वो नेक्स्ट केस है हमारा, ठीक है, वो नेक्स्ट एपिसोड है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें कर ली, गुड्स के साथ क्या क्या होता है। इस टॉपिक का नाम है डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड्स। मैं आपको बाद में नेक्स्ट डे बताऊंगा कि 4 चीजें हो रही हैं यहाँ पे, या तो चैरिटी, या फ्री सैम्पलिंग, या लॉस बाय फायर, या लॉस बाय एक्सीडेंट, वो तो एक ही बात है, या एक और पॉइंट आएगा। इन चारों का एक टॉपिक चलता है डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड्स। हम गुड्स को डिफरेंट तरह से यूज कर रहे हैं, तो उन सब केसेस में गुड्स कैंसिल होती हैं। तो जिस नेम से गुड्स डेबिट हुई हैं उसी नेम से कैंसिल होंगी। गॉट इट एवरीवन? तो पहले एंट्री लॉस की करनी है, फिर इंश्योरेंस कंपनी की, लॉस कैंसिल हो जाएगा, पहले गुड्स कैंसिल होगी, अब लॉस कैंसिल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल होगी। बट अभी टाइम ओवर हो गया, तो बेटा अभी हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, मैं वहां पे एक बार फिर से एज ए रिकैप इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, रिपीट करूंगा, और वहां आपको कैंसिलेशन की गेम भी बताऊंगा फिर से, कि कैसे हमने परचेज को डेबिट किया था पहले कभी, फिर कैंसिल किया, फिर लॉस को डेबिट किया फर्स्ट एंट्री में यहाँ, फिर सेकंड एंट्री में लॉस को कैंसिल कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया, दैट इज अवर एसेट, फिर इंश्योरेंस कंपनी को कैंसिल कर दिया, फाइनली क्या बना, बैंक इज अवर एसेट। एक तरह से लॉस हुआ और वो पैसा हमें चेक के थ्रू मिल गया। ये इंश्योरेंस क्लेम का रोल होता है, लेकिन यहाँ फुल क्लेम मिला। अभी नेक्स्ट केस में मैं यहाँ लिख देता हूं, जब हमें 4000 का क्लेम मिलेगा, ये केस नेक्स्ट क्लास में जाएगा। अभी आज टाइम ओवर हो गया, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब क्लेम हमें फुल नहीं मिलता, पार्शियल क्लेम मिलता है, 4000 का क्लेम मिलता है, तब क्या होता है, तब हमें 1000 का लॉस हो जाएगा, बस ये होगा। तो हम इंश्योरेंस कंपनी को 4000 से डेबिट करेंगे, और 1000 रुपीज का लॉस हो जाएगा, तो हम उसको लिख देंगे लॉस ऑन क्लेम, कि क्लेम करने पे हमें लॉस हो गया। कुछ बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट भी कर देते हैं। ये सब कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, क्लास ओवर करो। एनीथिंग एल्स एवरीवन? Thank you, sir. No, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।